नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे अपना बैच चल रहा है रामबाण बैच, और ये जो रामबाण बैच है इसके अंदर अपना अगला जो चैप्टर है वो है विद्युत परिपथ। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने डीसी थ्योरी कंप्लीट कर लिया था और अब है अपना विद्युत परिपथ, और इसके अंदर एक एक पॉइंट अपन क्या है कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे विद्युत परिपथ। दोस्तों यहाँ पे विद्युत परिपथ क्या होता है, अब ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि परिपथ क्या होता है, परिपथ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे शब्द है परिपथ, और परिपथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? सर्किट। क्या कहेंगे? सर्किट। ध्यान रखना, इस परिपथ को सर्किट तो कहते हैं, लेकिन एक नाम और क्या है? नेटवर्क। और इसी को क्या कहते हैं? संजाल भी कहते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस नेटवर्क में ये है, नेटवर्क का सबसे कौन सा कमज़ोर भाग होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि यार ये नेटवर्क है क्या। तो यहाँ पे परिपथ कह दो, सर्किट कह दीजिए, नेटवर्क कह दीजिए, या संजाल कह दीजिए। सीधी सी भाषा में समझते हैं। हमने कहा कि एक लट्टू है, ये कोई भी लोड हो सकता है यहाँ, और ये हमारे पास में सप्लाई है, और सीधा अपन ये क्या देते हैं, यहाँ सप्लाई देते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये लैंप जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। ये लैंप जला कब? जब ये चारों तरफ से बिल्कुल बंद है तभी जलेगा ना। बीच में से कोई वायर टूटी है या खुल जाए तो क्या लैंप जलेगा? इसका मतलब परिपथ तभी बनेगा जब चारों तरफ से क्या हो? बंद होता है, तो वही क्या कहलाता है? परिपथ। तो अपनी लैंग्वेज क्या है? विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग। भाई धारा को गुजारेंगे तो धारा हमेशा कौन से मार्ग में गुजरती है? बंद मार्ग में गुजरेगी। और धारा को गुजारने के लिए जो मार्ग तैयार करते हो, उस मार्ग को ही बोलो क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। अब भाई यहाँ पे अपन ने ये चीज तो देख लिया कि परिपथ है। अरे लेकिन परिपथ तैयार करने के लिए क्या क्या भाग आवश्यक होते हैं? सबसे पहले तो ये कि भाई परिपथ में विद्युत गुजारोगे तो पहले बात तो आपके पास में सप्लाई होनी चाहिए। सेल है, बैटरी है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, ये आपके पास में होना जरूरी है। तो अपन कहेंगे ये है हमारे पास में सप्लाई सोर्स। क्या है ये? चलो आपके पास में सप्लाई हो गई, अब ये दोगे किसे? तो हम कहेंगे साहब लट्टू हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, पंखा हो सकता है, प्रेस हो सकती है। यानी कि अपन घर में जो उपकरण काम में लेते हैं वो, तो उसको क्या कहेंगे? उपभोक्ता युक्ति। अरे अपन सब क्या है? उपभोक्ता तो है। तो अपन कोई भी उपकरण है, प्रेजेंट में जैसे पंखा चलाया तो ये किसके लिए चलाया? अपने लिए। तो जो वस्तु अपने लिए कार्य कर रही है वही क्या कहलाएगी? यानी विद्युत को कहां पहुंचाना है? अब पहुंचाओगे कैसे? तो तार तो होना चाहिए। तो यहां पे फिर कौन सी युक्ति आएगी? चालक युक्ति आएगी। चालक युक्ति के अंदर जैसे तार हो गया, केबल हो गई, या बसबार हो गई। तो नॉर्मली अपन ने कह दिया कि साहब तार यानी कि डोरी। डोरी का मतलब अलग होता है, लेकिन अपन समझने के लिए कह सकते हैं कि डोरी यानी तार हो सकता है, केबल हो सकती है, उसमें विद्युत जाएगी और कहाँ जाएगी? उपभोक्ता के पास जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलो अब उपभोक्ता युक्ति काम करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन अपन कहते हैं कि ये 24 घंटे पंखा चल रहा है, ये तो अब मुझे तो पंखा आवश्यकता के अनुसार चलाना है, तो इसका मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। आवश्यकता के अनुसार सर्दी चल रही है तो बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उपभोक्ता युक्ति को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? नियंत्रण युक्ति। भैया नियंत्रण युक्ति क्या है? तो जो अपन स्विच लगाते हैं ना, वो स्विच ही क्या है? जो रेगुलेटर है वही क्या है? नियंत्रण युक्ति। सर्किट ब्रेकर है वही क्या है? नियंत्रण युक्ति। लगा दिए। अब हम कहते हैं कि यार महंगा उपकरण है, कोई गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाए, दोष हो जाए तो खराब नहीं होना चाहिए। तो अपन मकानों में क्या सुरक्षा युक्ति लगाते हैं क्या? भाई एमसीबी लगाते हैं या फ्यूज लगाते हैं। तो वो फ्यूज एमसीबी क्या है? सुरक्षा युक्ति। क्या है? तो यहां पे लिख दिया हमने सुरक्षा युक्ति। तो बोलो ये सारे के सारे ये परिपथ के भाग है कि नहीं है?
पहला कौन सा आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हमारे क्या है, परिपथ के भाग है। इनसे मिलकर के क्या कंप्लीट होता है, परिपथ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परिपथ का इनमें से सबसे कमजोर भाग कौन है। तो अपन कहेंगे भाई परिपथ की सुरक्षा करता है ये। तो अत्यधिक धारा आ गई तो ये परिपथ को तोड़ेगा, तोड़ेगा इसका मतलब कमजोर है ना भाई, कमजोर यही तो हुआ। तो यहां जैसे अपन फ्यूज लगाते हैं तो परिपथ का सबसे कमजोर भाग कौन होता है, फ्यूज होता है। तो यहां पे अपन आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिएगा, यहां अपन ने लिखा परिपथ के भाग, परिपथ के, जिसमें पहला कौन सा लिया। अब सप्लाई सोर्स में देखो क्या है, सेल है, बैटरी है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, डायनामो आदि। यानी ऐसे उपकरण जो हमें विद्युत सप्लाई देते हैं वो बोलो क्या कहलाएंगे। दूसरा आता है नियंत्रण युक्ति, यानी पंखा है, लट्टू है, परेश है, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अपन सीधा कहेंगे स्विच हो सकता है। अब मेरे दोस्तों स्विच बहुत प्रकार के हैं, तो वो बहुत प्रकार ही आएंगे, जरूरी नहीं है स्विच दे। आपसे ये भी कह सकता है टू वे एक प्रकार की युक्ति होती है, तो भाई टू वे स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच है, रोटरी स्विच है, टॉन्गल स्विच है। तो ये सारे स्विच ही कौन से होंगे, नियंत्रण युक्ति, यानी बोले तो कंट्रोल डिवाइस, बोले तो यहां रेगुलेटर, रेगुलेटर पंखे के अंदर जो गति होती है कम ज्यादा करता है कि नहीं करता, करता है क्या, दिमाग से निकाल देना। एक आप राजी हो जाओ केवल कि मैं रेगुलेटर को घुमा करके, रेगुलेटर को घुमा करके पंखे की गति कम ज्यादा करता हूं, तो राजी हो जाओ बस। वास्तविकता में रेगुलेटर गति को कम ज्यादा नहीं करता है। सपोज करो अगर रेगुलेटर गति को कम ज्यादा कर रहा है तो यहां दो ही तार आ रहे हैं ना पंखे में, इस पंखे की जगह एक लट्टू लटका दो, क्या लट्टू को कम ज्यादा करेगा, क्या भगाएगा, क्या घुमाएगा क्या वो, इसका मतलब तो ये नहीं कर रहा। इसका मेन कार्य होता है कि पंखे के पास में जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है ना उसको कम ज्यादा करना। पंखा चल रहा है और अचानक सो रहे हैं और अचानक क्या कह रहे हैं, डिम हो गया, तो अपन क्या कहते हैं, यार वोल्टेज डिम आ गई, वोल्टेज कम आ गया, लाइट डिम आ गई, कहते हैं कि नहीं कहते। तो रेगुलेटर हमेशा वोल्टेज मान को सामान्य से कम करता है, सामान्य से ज्यादा नहीं, सामान्य से कम करता है, और वोल्टेज के अनुसार इसकी गति कम ज्यादा होती है। तो रेगुलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर आदि। इसके अलावा उपभोक्ता युक्ति, उपभोक्ता युक्ति का मतलब हो गया घरों में अपन जो कार्य में लेते हैं अपने लिए आवश्यक होती है वो, लैंप हो गया, पंखा हो गया, प्रेस हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, इमर्शन रोड हो गई, XYZ जो भी आप यूज लेते हो, वो सारी की सारी कौन सी युक्ति है। तो डायरेक्ट पूछेगा वो कि निम्न में से प्रेस है और ऑप्शन में दे देगा ये चीज दे देगा ऑप्शन में। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल भैया सप्लाई देता है तो सप्लाई सोर्स आ जाएगा, यानी सप्लाई युक्ति। आपसे पूछे सर्किट ब्रेकर क्या है तो अपन क्या कहेंगे, नियंत्रण युक्ति। आपसे पूछे पंखा क्या है तो ये मत कहना हवा देने वाला, तो यहां बताना उपभोक्ता युक्ति। नेक्स्ट जैसे सुरक्षा युक्ति, तो सुरक्षा कौन करेगा, फ्यूज या फिर, तो ये सब क्या है, सुरक्षा युक्ति। एक है चालक युक्ति, चालक युक्ति का मतलब धारा को ले जाने वाला। तार है, केबल है, बसबार, बसबार ही तार है, तो नाम अलग क्यों दिया, क्योंकि तार जो होता है वो कटाक्ष क्षेत्रफल वर्ताकार होता है, गोल होता है तार, जबकि बसबार का कटाक्ष क्षेत्रफल वर्ताकार नहीं होता है, वो चपटी होती है, चपटी होती है, और चपटी होती है इसलिए उसे बसबार कहते हैं। क्लियर। अब आता है कि ये हमने परिपथ शब्द पढ़ा, परिपथ के भाग पढ़े। अब आते हैं परिपथ के प्रकार। तो भाई परिपथ कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे, तो देखो ये ऊपर से अभी तक जो आ रहे हैं ना ये सारा मोस्ट है, एक भी लाइन छोड़ने लायक नहीं है, अभी तक छोड़ने लायक नहीं है।
अब आता है बंद परिपथ। अरे बंद परिपथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट। क्या कहेंगे? और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसी को कहते हैं संवर्त परिपथ। ये नाम लेके डूबेंगे। कहते हैं गुरुजी लैंग्वेज ही समझ में कुआव है, बस तो ये लैंग्वेज है। यानी वो कह देता बंद परिपथ, राजी होके समझ जाते बंद परिपथ, लेकिन वो कह दिया कि संवर्त परिपथ, यही मामला गोल हो गया, आते हुए भी नहीं आएगा। तो आपको समझना ही पड़ेगा। अरे बंद का मतलब क्या है? पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा? दिमाग उल्टा मत लगा देना कि साहब बंद परिपथ से पंखों का चाल लगो। अरे बंद परिपथ है, पंखा कैसे चलेगा? अरे भाई साहब लाइट बंद नहीं है, परिपथ चारों तरफ से बंद है, और परिपथ चारों तरफ से बंद होगा तभी तो धारा गुजरेगी ना, और धारा गुजरेगी तो पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई भी उपकरण कार्य कर रहा है, इसका मतलब है परिपथ उल्टा मत समझ जाना। बार बार बोल रहा हूं कि बंद परिपथ, बुझा हुआ लैंप, बंद पंखा, बंद मोटर। अरे भाई साहब बंद पंखा है, इसका मतलब धारा नहीं जा रही, और धारा नहीं जा रही इसका मतलब तो खुला है वो तो यहां पे बंद परिपथ का मतलब है चारों तरफ से बिल्कुल बंद, और बंद रहेगा तो धारा जाएगी, धारा जाएगी तो उपकरण काम करेगा। तो यहां जैसे आपको इस तरह बना के दे देगा और पूछ लेगा भाई साहब ये कौन से प्रकार का परिपथ है, हम जवाब देंगे बंद परिपथ। ऑप्शन में यह भी आ सकता है संवर्त परिपथ, संवर्त परिपथ, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इंग्लिश में यह जरूर मिलेगा क्लोज सर्किट। तो आपसे निवेदन है कि गलती से कोई शब्द समझ में नहीं आए तो एक बार इंग्लिश करके देख लेना। लेकिन ITI वालों ने तो सौगन खा रखी है बिल्कुल ही कि इंग्लिश देखनी कौन। गलती से 5 इंग्लिश के पर्सन भी आ जाए ना, और उसमें यही पूछ ले कि निम्न में से एप्पल की सही स्पेलिंग कौन सी है, तो भी नहीं करेंगे हम। क्यों? पहले सौगन खा के गए हैं कि 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, देखना ही नहीं है। जबकि वो यही पूछ रहा है कि निम्न में से 4 में से एप्पल की स्पेलिंग कौन सी सही है, फिर भी नहीं करेंगे। तो साई को अपन ने फिट कर ली कि इसको पढ़ना ही नहीं है, ये लो साहब। तो यहां पे ये चारों तरफ से बंद है, बंद है इसका मतलब काम करेगा। यदि उपभोक्ता युक्ति में से धारा का प्रवाह होता है, यानी अगर धारा का प्रवाह होता है, इसमें से धारा का प्रवाह होता है तो वह क्या कहलाएगा? जैसे चलता हुआ, जलता हुआ। इसमें विद्युत उपकरण सरलता से क्या करेंगे? इसका मतलब ये परिपथ बिल्कुल सही है, गलत है? यानी सही है। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम यहां पे। अगला आता है खुला परिपथ। बोले तो विवृत, विवृत का मतलब टूटा हुआ, अलग अलग। यहां था संवर्त यानी साथ में जुड़ा हुआ, और यह है विवृत यानी अलग अलग। ये शब्द थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तक पूरा A से Z तक पूरा का पूरा आ रहा है, लाइन छोड़ने की नहीं है अभी तक। यहां पे विवृत परिपथ। अब ये क्या है विवृत का मतलब? भाई साहब ऐसा परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित यानी उपभोक्ता युक्ति में से धारा नहीं गुजरे, वो परिपथ क्या कहलाएगा? खुला। तो मैंने कहा कि यहां तार टूटा हुआ है भैया, ये तार टूटा हुआ है, और तार टूटा हुआ है तो धारा जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा? इसमें धारा कितनी है? अरे मैं कहूंगा बोलो प्रतिरोध कितना है? कितना है? और इस पॉइंट पर वोल्टेज पूछ ले तो वोल्टेज क्या है? अधिकतम होता है। वोल्टेज क्या होता है? अधिकतम। क्या इसमें उपकरण काम करेगा क्या? इसमें उपकरण काम, तो ये सही परिपथ है क्या? ये दोषित परिपथ है। कौन सा? यानी दोष आ गया इसमें। लैंप, अब जैसे पंखा बंद है, कौन सा परिपथ है? खुला परिपथ है। अब बोल रहे हो ना, वही हालात वहां होने वाले हैं एग्जाम में। यही पूछेगा कि आपके रूम में पंखा बंद है तो बताओ वो परिपथ कौन सा है। तो ये मत कहना साहब पंखों बंद से तो बंद परिपथ। अरे बंद परिपथ होता तो उपकरण काम करता। यह है खुला परिपथ। कौन सा परिपथ? तो यहां उपकरण में से धारा जारी है क्या? नहीं जा रही, तभी तो ये काम नहीं कर रहा। तो यहां पे अपन सीधा सा कहेंगे
यदि उपभोक्ता युक्ति में से धारा का प्रवाह नहीं होता है तो वह कौन सा परिपथ? जैसे बंद बुझा हुआ पंखा, यानी कि बंद लैंप है उधर, और यहां बुझा हुआ पंखा, बंद लैंप, यहां इसको काट देना। ये अरे ये तो इसके साथ है, मैं इसमें पढ़ रहा हूं, सही है। यहां पे बंद लैंप आ गया, सॉरी बंद पंखा और बंद लैंप। अब बंद लैंप का मतलब है बुझा हुआ लैंप, बुझा हुआ लैंप, ठीक है भाई, लैंप ही तो बुझेगा। तो यहां पे इसमें विद्युत उपकरण कार्य कौन से में करता है? बंद परिपथ में काम करता है, जबकि ओपन में यह एक, इस परिपथ के खुले बिंदु पर वोल्टेज का मान हमेशा क्या होता है? इसीलिए मैंने कहा कि वोल्टेज का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ये पूरा का पूरा वेरी वेरी मोस्ट है, इसमें एक लाइन भी छोड़ने लायक नहीं है। तो विवृत परिपथ कौन सा परिपथ? खुला परिपथ होता। आगे देखो, तो यहां पे अपन कहते हैं आगे लघु परिपथ। कौन सा परिपथ? और लघु को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो मैं नॉर्मल ये कहता हूं कि भाई एक है न्यूट्रल और एक है फेज, और दोनों आपस में किसी कारणवश टच हो जाए, स्पर्श हो जाए, भिड़ जाए, तो वह परिपथ क्या कहलाएगा? यानी मैंने कहा इधर प्लस गया यानी फेज, और इधर न्यूट्रल था और उपकरण आराम से काम कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश ये फेज तार न्यूट्रल के टच हो गया, तो यही क्या हुआ? अब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, तो पूरी की पूरी धारा बोलो इधर आएगी कि नहीं आएगी? और धारा कम आएगी कि ज्यादा आएगी? तो बहुत ज्यादा आएगी। बहुत ज्यादा आएगी तो तार ठंडा होगा, गरम होगा तार तो, और गरम होगा तो लाल होगा, काला होगा, लाल होगा, और लाल होगा तो बोलो ये पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? पिघलेगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो शॉर्ट सर्किट कुछ समय के लिए रहेगा कि हमेशा ही रहेगा? केवल शॉर्ट सर्किट कुछ समय के लिए रहता है, क्योंकि जब धारा अधिक जा रही है तो पिघल के टूट जाएगा, और जब पिघल के ही टूट गया, अब कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट। लेकिन घर के अंदर कुछ भी हो जाओ, एक ही शब्द जानते, काई होगो? शॉर्ट सर्किट होगो। डोरी टूट अलग अलग पड़ी है, कोई पड़ोसी पूछ रहा है कहाँ होगो? शॉर्ट सर्किट होगी, जहां यार देखन, जबकि वो ओपन सर्किट है, फिर भी यही है, कहाँ होगो? शॉर्ट सर्किट होगी। इतने सारे दोष है, लेकिन एक ही चीज याद रहती है, और वो भी इंग्लिश का, वो भी इंग्लिश का याद रहेगा। कोई गलती से हिंदी में पूछ ले तो नहीं जानते। जबकि लघु परिपथ कहते हैं, गूठा टेक दादा से भी पूछांगे तो कहाँ होगी? शॉर्ट होगी, डोरी शॉर्ट होगी, वह भी इंग्लिश ही। कोई बात कौन धन से भाई तुम्हारा। तो यहां पे लघु परिपथ का मतलब है यदि फेज तार किसी न्यूट्रल या अर्थ से स्पर्श का मतलब टच हो जाता है, तो वह परिपथ क्या कहलाएगा? अरे क्या कहलाएगा? लघु परिपथ। तो ये दोषित परिपथ या सही परिपथ? दोषित परिपथ। इसमें लगे उपकरण क्या होंगे? शॉर्ट सर्किट होंगे। भाई शॉर्ट सर्किट में धारा अचानक ज्यादा आ जाती है तो वहां खराब हो जाते हैं। अब सुरक्षा करो कि यार गलती से दोष भी हो जाए, शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, तो हमारे उपकरण सही सलामत रहने चाहिए। तो उसकी सुरक्षा के लिए अपन क्या लगाएंगे? MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो घरों में लगाते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB, या फिर फ्यूज प्रयोग करते। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि MCB या फ्यूज जो होते हैं कौन से दोष से सुरक्षा के लिए लगाते हैं? तो अपन कहेंगे लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा से बचने के लिए लगाते। इसमें अनंत धारा कुछ समय के लिए प्रवाहित
कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो ध्यान रखना वोल्टेज डिम हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है? डिम हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में वापस हो जाता है। तो इसमें कहेंगे कि भैया धारा तो क्या हो जाएगी? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? और इसमें आपके अगर कटरा है तो यहाँ लिख लेना कि वोल्टेज निम्न, हाँ न्यूनतम लिख लो, चाहे निम्न लिख दो, वैसे तो इसमें चलो इसमें तो नहीं है। तो यहाँ वोल्टेज क्या होता है? निम्न। नीचे कटरा होगा शायद, कटरा है तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए वोल्टेज निम्न। भाई एक तो धारा पूछे तो धारा तो क्या करो? अनंत। प्रतिरोध पूछो तो शून्य, और वोल्टेज पूछो तो निम्न यानी नगण्य। क्लियर? आगे चलिएगा। आगे अगला पॉइंट आता है आपके क्षरण परिपथ। कौन सा परिपथ? अगर नहीं दिख रहा है तो पेन भी रखा करो और उससे लिख लिया करो तुरंत। क्षरण परिपथ जिसे कहते हैं लीकेज सर्किट, और कहते हैं रिसाव परिपथ, इसी को कहते हैं अर्थ परिपथ या ग्राउंड सर्किट भी कहते हैं। खूब सारे नाम हैं। अब इसमें होता क्या है समझो। अपन कहते हैं कि ये तो प्लस तार है यानी कि फेज तार है, और ये इधर से न्यूट्रल है, ठीक है। ये कूलर आराम से चल रहा है, और ये कूलर चल रहा है, और कूलर में किसी कारणवश जो फेज तार है उसकी बॉडी के टच हो गया। भाई उसका इंसुलेशन अट करके और बॉडी के टच होगा, और बॉडी लोहे की है, तो पूरे कूलर के अंदर करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना करंट, और पूरा जो करंट आएगा वही क्या कहलाएगा? और यहाँ पे अपना ये रसगुल्ला इसके हाथ लगा रहा है, और हाथ लगा रहा है तो बोलो इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ ये रसगुल्ला करंट लगा रहा है। अगर धारा यहाँ से कुछ इसमें बह जाती है, यानी कि ये तो मेन था, और यहाँ पे ये इसके क्या हो गया? इंसुलेशन अट करके परिपथ टच हो गया, और इसमें से कुछ धारा इधर आ गई, और ये कुछ धारा जो आ रही है इसको कहते हैं लीकेज धारा। क्या कहते हैं? भाई यहाँ पे फेज तार बॉडी के स्पर्श हो गया, कोई गीली दीवार के टच हो गया, उससे तो लीकेज परिपथ, और उस परिपथ में जो धारा रिसाव होती है उसे रिसाव धारा या लीकेज धारा कहते हैं। अब भारतीय नियम के अनुसार लीकेज धारा कितनी खर्च हो सकती है? तो अपन ये कहेंगे कि भाई 1/5000वां भाग यहाँ तक खर्च हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गुरुजी या तो हमको तो ये समझ में नहीं आया है क्या रम्मा दिए? ये रम्मा दिए है, एक का मतलब है 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर के टुकड़े करो 5000, और उस 5000 में से एक टुकड़ा खर्च हो जाए बस, और उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। तो ये है भैया मान ऐसे, लेकिन कई बार पॉइंटों में पूछ लेता है। तो यहाँ पे एक के अंदर 5000 का भाग दो, कहते नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाओ। तो यहाँ क्या लगाएंगे? अब भी नहीं जा रहा, 0 0, अब भी नहीं जा रहा, 0 0, अब भी नहीं जा रहा, 0 0, 3 0 से 3 0, 10 के अंदर 5 का भाग कितना? तो अपन कहेंगे ये तो 0.0002 एम्पियर इतना खर्च हो जाए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर खर्च हो गया ना तो फिर आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। ये है। अब इसको मिली के अंदर भी अपन बदल सकते हैं। तो भैया 1000 से इंटू कर दो, 1000 से इंटू करते हैं तो 3 संख्या के बाद लगेगा, ये तो 4 है तो यहाँ लगा दो, यानी 0.2 मिली एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी इतना खर्च हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, जिस परिपथ में फेज तार किसी उपकरण की बॉडी या नम दीवार से स्पर्श हो जाता है, नम का मतलब होता है गीली दीवार, तो वह लीकेज सर्किट यानी रिसाव परिपथ कहलाता है। और इस परिपथ की सुरक्षा के लिए बोलो क्या लगाएंगे? ELCB या फिर ये क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी ये हमको विद्युत झटके से बचाने वाली युक्ति होती है। तो लीकेज करंट से सुरक्षा कौन सी युक्ति करेगी?
ELCB या फिर ELCB का ही सुधरा हुआ रूप है ये RCCB, तो सबसे बेस्ट है ये। आगे इस परिपथ को सेल्फ शॉक परिपथ, सेल्फ शॉक सर्किट यानी, तो सेल्फ शॉक परिपथ भी कहते हैं। इस परिपथ में विद्युत झटका लगता है जिस कारण यह दोषित परिपथ होता है। तो यह भी दोषित परिपथ, शॉर्ट सर्किट भी दोषित परिपथ, खुला परिपथ भी दोषित परिपथ, और बंद परिपथ सही परिपथ है। यानी 4 पढ़े, 4 में से 1 सही है, 3 दोषित परिपथ होता है। तो क्वेश्चन यही बना देगा, निम्न में से कौन सा परिपथ दोषित परिपथ नहीं है। तो बंद परिपथ दोषित नहीं है, बाकी सारे दोषित परिपथ। किसमें धारा का मान अधिकतम होता है? शॉर्ट सर्किट में। किसमें जीरो होता है? किसमें होता है? तो ये चीज ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, और यहां पे ये चीज मैंने समझा दी। वैसे क्षरण धारा, लीकेज धारा यानी रिसाव धारा। लीकेज सर्किट में कुल धारा का कुछ भाग अन्य परिपथ में प्रवाहित हो जाता है तो वह लीकेज धारा कहलाती। और परिपथ में अधिकतम लीकेज धारा कितनी होगी? तो अपन कहेंगे कि भैया AC परिपथ में 1/5000 यानी ये निकाल दिया इस तरह, या फिर अपन लिख देते हैं 0.2 मिली एम्पियर। आपसे कुछ भी याद नहीं, आप तो एक ही याद रखो कि DC में भी होता है तो DC परिपथ में 1/2000 होता है, और ये 1/5000 जो रटते हैं ना, ये हमेशा AC का ही होता है, क्योंकि घरों में DC तो यूज ही नहीं लेते। कौन लेते हो? एक भी यूज नहीं लेते तो DC तो ये हमेशा जब भी वो पूछेगा तो 5000 वाला हमेशा AC का ही होता है। अभी तक पूरा का पूरा अंडरलाइन पे ही चल रहा है, बिना अंडरलाइन कोई सा भी नहीं आया है। अब यहाँ पे एक तरफा परिपथ यानी यूनिलेटरल सर्किट, यूनिलेटरल सर्किट कह दीजिए, या फिर अपन कह सकते हैं यूनि डायरेक्शन। तो यहाँ पे यूनिलेटरल सर्किट क्या है? ऐसा परिपथ जिसमें धारा केवल एक ही मार्ग से जाए। मतलब प्लस इधर लगाया ना तो इधर धारा जाएगी, तो अपन कहेंगे डायोड लग रहा है, डायोड का ये एनोड होता है और ये होता है कैथोड, और इसमें धारा जो गुजरती है वो ऐसे गुजरती है। कि साहब हम उल्टा लगा दे तो यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस कर दे, तो भैया धारा इधर आएगी और यहाँ आके रुक जाएगी, केवल आगे धारा नहीं जाएगी, चाहे आप कैसे भी लगाओ, केवल एक ही दिशा में। तो ऐसा परिपथ जिसमें धारा एक ही मार्ग में जाए उसे एक तरफा परिपथ कहते हैं। तो जैसे में अपन कह देंगे डायोड है, निर्वात वाल्व आदि। दूसरा है दो तरफा, यानी दोनों तरफ। जैसे पंखा होता है, पंखे के 2 तार लटक रहे हैं, आपने ऐसे लगाया चला, आपने बदल करके लगाया तो भी वो एक ही दिशा में चल रहा है ना। दोनों तरफ दिए ना आपने, तो दोनों तरफ से वो चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? दो तरफा। क्या कहलाएगा? दो तरफा। यानी वह परिपथ जिसमें धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो बोलो वो क्या कहलाएगा? तो जिसे वितरण लाइन कहते हैं। एक होता है पायलट परिपथ। ये क्या है भाई? ऐसा उपकरण जिसको सप्लाई सोर्स से डायरेक्ट जोड़ो। जैसे मैं ये कहूं पंखा है, पंखे को सप्लाई देनी है, तो जैसे सॉकेट के अंदर सप्लाई है और सॉकेट के अंदर सप्लाई है, तो पंखे को सॉकेट से जोड़ते हैं क्या? पहले डोरी लगानी पड़ती है। तो ये पायलट कह रहा है कि डोरी नहीं लगनी चाहिए, उपकरण को डायरेक्ट जोड़ो। तो अपन कहेंगे जैसे भाई, जैसे जैसे ये आपका सॉकेट है, अब मैं ये कह रहा हूं फेज टेस्टर है। फेज टेस्टर जानते हो ना, जिसमें लट्टू जलता है। अब मुझे ये बताओ कि फेज टेस्टर लिया है और अपन ये कहेंगे क्या यार सॉकेट यार इसमें विद्युत आ रही है, ये आपके हाथ में है, क्या अपन ये कहेंगे क्या एक तार का टुकड़ा लेके आना, देखो मैं चेक करता हूं, डायरेक्ट इसको पकड़ के इसमें तो देंगे। तो यहां अलग से तार जोड़ा क्या आपने? नहीं जोड़ा ना, सीधा उपकरण को इसी में लगाया ना। तो ये परिपथ कहलाता है पायलट परिपथ। कौन सा कहलाएगा? एक जैसे आपके कंट्रोल बोर्ड होता है तो इसमें इंडिकेटर लगा होता है, इसको भी डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ते हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपके पायलट परिपथ कहलाता है। दोस्तों अब ये जो पॉइंट है ये आपके किताबों में इनमें नहीं मिलता, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन है
बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। ये 4 शब्द हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब एक एक पॉइंट को तरीके से समझिएगा। यहाँ एक शब्द लिखा है मैंने, धारा सोर्स, ठीक है, धारा सोर्स। इस सोर्स को अपन यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, स्रोत, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले तो पहचानो कि जिसमें ऐसे तीर का निशान लग रहा है ना, जिसमें तीर का निशान लग रहा है वो धारा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? और जिसमें प्लस माइनस लिखा आ रहा है वो हमेशा वोल्टेज को दर्शाएगा। रट लो हमेशा, जिसमें तीर का निशान होगा वो धारा को, और जिसमें प्लस माइनस होगा वोल्टेज को दर्शाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ धारा सोर्स है, तो यहाँ जैसे अपन ने सेल बैटरी लगा दी और उसमें धारा है, और ये इधर है लोड, यहाँ क्या है? लोड है, यहाँ पे लोड लिख दिया, ये लो। और इस धारा को, पूरी की पूरी धारा को अपन को यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है एक परिपथ जो आंतरिक प्रतिरोध है ये। अब भैया ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो अपन ये कहेंगे जैसे धारा इधर जाएगी यूं, अरे ये जाएगी तो धारा इधर भी तो जाएगी, भाई धारा इधर भी तो जाएगी। और हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचनी चाहिए, और हम कह रहे हैं कि भाई पहले छोटा परिपथ मिल गया तो सारी धारा तो इधर ही जाएगी, यहाँ तो पहुँचेगी नहीं। और हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पहुँचनी ही चाहिए। भैया यहाँ पहुँचनी चाहिए तो इसमें कम करनी पड़ेगी ना, तो इसमें रोकना पड़ेगा। अब भैया धारा को रोकने की बस की बात केवल एक की है, प्रतिरोध की। प्रतिरोध ही इस धारा को काबू कर सकता है, और के बस की बात नहीं है। यानी इसमें प्रतिरोध का मान कम करना पड़ेगा कि ज्यादा? ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा करेंगे तो इसमें धारा रुकेगी, और यहां पे धारा रुक गई तो बोलो धारा आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे ऐसे समझ लो, घरों में मोटर चल रही है, पानी की मोटर चल रही है, ये पानी यहाँ से जा रहा है और थोड़ा सा यहाँ फूट गया, तो इसको यहाँ रोक दो ना, तो फिर आगे इस दोहरे के अंदर पानी चला जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे रोक लगा दो, तो रोक किसके द्वारा लगेगी? तो प्रतिरोध के द्वारा। यानी कि इसमें आपसे यही पूछेगा, धारा सोर्स में प्रतिरोध का मान होता है, तो अपन क्या कहेंगे? अधिकतम कह दो, उच्च कह दो। भाई उच्च होगा तभी तो धारा आगे जाएगी, बस ये पॉइंट याद रखना है। तो अपन ने कहा कि भाई आंतरिक प्रतिरोध का मान बोलो क्या होगा? किसमें होगा? धारा सोर्स में। जब प्रतिरोध अधिक हो गया तो सीधी सी बात है, धारा तो इसमें धारा तो क्या होगी? निम्न होगी, क्योंकि पूरी धारा तो लोड के पास चली जाएगी। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डायग्राम देगा या फिर ये देगा। और यहाँ पे इसको ये डायमंड शेप के अंदर अपन ने लिख लिया, तो ये आपका धारा सोर्स होता है। ये होता है प्रैक्टिकली जो अपन यूज में लेते हैं। फिर रात को सपना आता है, उसमें देखते हैं, वो कहलाता है हमेशा आदर्श। क्योंकि आदर्श पहली बात तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन कल्पना करते हैं केवल कि खास ऐसे हो जाए, खास मैं इसके साथ होता, खास मेरे पास ये होती, मेरे पास ये गाड़ी होती, मेरे पास वो होता। तो भैया वो सपने में ही होता है। अब यहां पे इसी को धारा सोर्स, यहां भी क्या है? धारा सोर्स है, लेकिन शब्द क्या जोड़ दिया? यानी ये अच्छा था, ये अच्छा था, लेकिन ये बहुत अच्छा, ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा, यानी 1% भी गलती नहीं। भैया जब तेरे में 1% ही गलती नहीं है, हम कह रहे हैं कि यहां जैसे 10 एम्पियर है और यहां जैसे अपन कहते हैं 9.9 पहुंच रही है एम्पियर धारा, क्योंकि कुछ इसमें गई, तो हम कहें तेरे पास में 10 एम्पियर है तो यहां कितनी पहुंचनी चाहिए? पूरी की पूरी पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? तो अपन कहेंगे 10 एम्पियर यहां पहुंचनी चाहिए, जब तो ये आदर्श है, नहीं तो नहीं है। तो भैया जब 10 एम्पियर यहां पहुंचेगी तो इसमें कितनी आएगी? तो अपन कहेंगे भाई साहब पूरी की पूरी आ गई, तो यहां तो बिल्कुल जीरो रह गई, तो बस जीरो ही रहेगी। और जब धारा जीरो है, अरे तो प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। तो ये भाई साहब है ना, ये 3 अक्षर का, ये 2 ही अक्षर जानता है बस।
कहे तो जीरो जानता है, कहे अनंत जानता है। ये निम्न, किंतु, परंतु, अत्यधिक, चनी सा, थोड़ा सा, ये कुछ नहीं जानता। ये दो अक्षर जानता है बस, कहे तो जीरो और कहे अनंत, बस दो ही अक्षर जानता है। ये चीज ध्यान रखना। तो इधर जैसे अधिक है तो अधिक का अर्थ क्या होगा इधर अनंत, और इधर जैसे निम्न है तो निम्न का अर्थ क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आदर्श धारा सोर्स, आदर्श धारा सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा और धारा क्या होगी। धारा और चालकता एक ही मान लो, अभी तो दोनों खास बहन है, ऐसे याद रखो। क्लियर, कोई डाउट। ये प्रतीक मैं बार बार कह रहा हूं, ये प्रतीक तीर का निशान लगेगा तो धारा वाला आएगा। क्लियर। अब यहां पे ये समांतर में है, ये समांतर में है, तो यहां पे आदर्श धारा सोर्स हो गया। ठीक है, अब आदर्श धारा सोर्स हो गया तो इसमें धारा का मान बोलो क्या आया। अरे क्या आया, और यहां प्रतिरोध का मान अनंत। तो भाई साहब आपने थोड़ी सी देर पहले एक परिपथ पढ़ा था जिसमें धारा का मान 0 है और प्रतिरोध का मान अनंत है, तो वो कौन सा परिपथ है। खुला परिपथ। इसका मतलब ये धारा सोर्स किसकी तरह काम करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर भाई जब इसमें ये गुण पाए जा रहे हैं तो ऐसे गुण तो आपके खुले परिपथ में भी है, तो खुले परिपथ की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। चलो आगे चलो। वोल्टेज सोर्स, अब वोल्टेज का नाम लेते ही तीर का निशान आएगा क्या, नहीं। क्या आएगा फिर, प्लस माइनस। और भैया यहां समांतर में आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता, इसके तो किस क्रम में होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में ही तो जोड़ा था अपन ने प्रतिरोध उच्च मान का, वोल्टेज वोल्ट मीटर की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो यहां पे ऐसे याद रखो कि प्लस माइनस है, इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध होता। अब यहां पे पूरा की पूरी सप्लाई इधर आनी चाहिए। भाई पूरी की पूरी सप्लाई इधर आनी चाहिए, लेकिन ये तो विरोध करने के लिए बैठा है। तो भाई तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी सप्लाई जाए तो तू रोकना मत, यानी तू क्या रहना, कम या ज्यादा, डाउन रहना, कम रहना। तो यहां पे वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, अरे ये निम्न रहेगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंचेंगे। ऐसे याद रखो सीधा सीधा आप तो यहां पे वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध बोलो कितना, निम्न। अरे तो जब प्रतिरोध निम्न है तो धारा क्या होगी, अधिक होगी। और इसी का भाईबंद ये आ गया, कहते मैं अच्छा हूं लेकिन तू और भी अच्छा बन, कि भाई मैं कम रोक रहा था, अब ये कह रहा है मैं बिल्कुल ही नहीं रोकूंगा, ये ले जाने तो पूरी की पूरी, मैं 1% ही नहीं रोकूंगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना हो गया यहाँ, तो आदर्श में क्या हो गया, 0, और यहां पे धारा का मान। तो ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध तो 0 और धारा अनंत होती है, तो कौन सा है वो, अरे परिपथ कौन सा है, अरे शॉर्ट सर्किट कौन सा है। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स कौन से परिपथ की तरह कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा यूं कर रखा है इसको, और इसको ओपन की भांति काम कर रखा है। ये बोलो समझ में आया। आपको क्या याद रखना है, धारा वाले में ये याद रखना है कि धारा सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि वोल्टेज सोर्स में निम्न होता है। धारा सोर्स में धारा निम्न होती है, वोल्टेज सोर्स में धारा अधिक होती है। बस इतना सा याद रखना है। ये दोनों लाइन मैंने नीचे लिख दी कि आदर्श धारा सोर्स खुले परिपथ की तरह कार्य करता है, आदर्श वोल्टेज सोर्स लघु परिपथ की तरह कार्य करता है। तो ये इंपोर्टेंट है, अभी तक ये पूरा का पूरा इंपोर्टेंट चल रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अभी तक पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है। अब ये देखो, ये भी क्या है, थोड़ा सा जरूरी है। यहां पे अपन कह रहे हैं सक्रिय परिपथ, यानी एक्टिव नेटवर्क कह दो या क्रियाशील परिपथ कह दो, यानी परिपथ है। और परिपथ कौन सा है, सक्रिय यानी एक्टिव परिपथ। तो मेरे दोस्तों ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज सोर्स हो चाहे धारा सोर्स हो, लेकिन कम से कम एक तो लगना ही चाहिए, यानी सेल बैटरी
अरे बिना सेल बैटरी के ये नहीं होता है, कम से कम एक सप्लाई सोर्स होना चाहिए। अगर सप्लाई सोर्स लग रहा है तो परिपथ क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सक्रिय परिपथ यानी एक्टिव नेटवर्क कहलाता। क्लियर? तो यहां पे देखो क्या वोल्टेज सप्लाई लग रही है, इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव परिपथ कहलाता है। इसमें ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो भाई चाहे तू 2 लगा और चाहे 1 लगा, कहलाएगा तो एक्टिव परिपथ। क्लियर? तो यहां लिखा वह परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या धारा सोर्स लगे होते हैं तो सक्रिय परिपथ। और इसी का भाईबंद आता है नीचे जस्ट उल्टा, यानी निष्क्रिय परिपथ यानी पैसिव एलिमेंट, ये पैसिव नेटवर्क। अब ये क्या कहता है कि वह परिपथ जिसमें धारा सोर्स या वोल्टेज सोर्स एक भी नहीं लगा होता है तो वह निष्क्रिय कहलाता है। मतलब भाई साहब प्रतिरोध ये खाली छोड़ रखा है यहाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, न तो वोल्टेज सोर्स लगाया, ना धारा सोर्स लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और जब कुछ भी नहीं लगाया तो वह परिपथ क्या कहलाएगा? निष्क्रिय यानी कि पैसिव नेटवर्क कहलाता है। अब देखो यहाँ, और आप टेस्ट सीरीज ये खूब देते हो तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ये सारे आएंगे, बहुत वेरी मोस्ट चैप्टर, ध्यान रखना। यहाँ पे अभी मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर तीर का निशान आए तो वो क्या है? धारा। और अगर वो प्लस माइनस दे तो क्या है? ये बात बेजे में फिट कर लो। अगर धारा आए, तीर का निशान आए, चाहे तीर उल्टा है चाहे सुल्टा है, कैसे भी आए, लेकिन तीर आए तो वो क्या है? धारा सोर्स। और प्लस माइनस आए तो हो गया। अब यहां पे ये तो सोर्स है 1 2 3 4। क्लियर? अब भैया यहां पे क्या होता है, एक इनका पड़ोसी रहता है, और ये जो होता है ना, ये पड़ोसी के द्वारा ही कंट्रोल होता है, यानी ये कंट्रोल जुगाड़ है ये। अब मैंने फिर वापस कहा कि जिसमें तीर का निशान है वो क्या होगा? धारा। जिसमें तीर का निशान है क्या होगा? या तो तीर का निशान मिलेगा या फिर लिखा हुआ मिलेगा, या फिर पूरा का पूरा आर पार होगा। और आर पार होगा तो बोलो धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? और गलती से ऐसे टूटा पड़ा है तो धारा जाएगी क्या? इसका मतलब धारा नहीं है, और धारा नहीं है तो प्लस माइनस है, और प्लस माइनस है तो बोलो कौन है? वोल्टेज है। यहां पे देखो प्लस माइनस है तो सोर्स कौन सा? वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये कंट्रोल वाला कौन है? धारा है। इधर सोर्स कौन सा? कंट्रोल कौन सा? अब समझ में आएगा। देखो यहां पे कहा गया है कि भाई इसमें पहले तो ये बताओ सोर्स कौन सा है, तो अपन कहेंगे सोर्स ये रहा, धारा सोर्स। और इस धारा सोर्स को कंट्रोल कौन करेगा? धारा ही कंट्रोल करेगी। तो यहां पे लिखा कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये तो क्या है, मैंने बार बार कहा कि पड़ोसी कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने वाला कौन है? धारा। धारा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? करंट। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये करंट सोर्स ही तो है, यानी धारा सोर्स को इंग्लिश में क्या कहेंगे? करंट सोर्स। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्या ये करंट सोर्स है? तो हमने लिख दिया करंट सोर्स। लेकिन पड़ोसी नियंत्रण कौन कर रहा है? ये देखो वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। आगे देखो ये सोर्स कौन सा है? वोल्टेज सोर्स है, लिख दिया येलो वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स पड़ोसी कंट्रोल कर रहा है, कौन है? करंट कंट्रोल। करंट कंट्रोल येलो साहब, CCVS, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो आपको ये नाम, ये डिजाइन देके नाम पूछ लेगा, नाम देके डिजाइन पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा। यहां पे देखो ये सोर्स कौन सा है? वोल्टेज सोर्स लिख दिया। पड़ोसी कंट्रोल कर रहा है तो कौन है? वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल तो VCVS यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वापस देख लो, जहां पे ये गोलों के अंदर बंद है ना, ये तो सोर्स है। जिसमें तीर का निशान लग रहा है
वो धारा सोर्स है, और जिसमें प्लस माइनस है वो वोल्टेज सोर्स है, और ऐसे अगर तीर का निशान है तो ये करंट कंट्रोल है और ये वोल्टेज कंट्रोल। ये सारे के सारे शुरू में जो लग रहे हैं ये कंट्रोल है, कंट्रोल करने वाले, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा छपता है, ये डिजाइन दे के ये पूछेगा, ये दे के ये पूछेगा, बस बिल्कुल। अपन क्या है, टेस्ट दे रहे हैं दत्ता के, फटाफट दे रहे हैं, लेकिन दर्शन किए ही नहीं इनके, फिर कहते हैं गुरुजी कहीं बेटी गोरिया। अरे भैया टेस्ट तब देने में मजा आता है तब सारे टॉपिक अपन ने पढ़े हों, तब क्वेश्चन बैठेंगे। पढ़े हैं 5 टॉपिक और टेस्ट दे रहे हो 100 क्वेश्चन 100 टॉपिकों का, तो वो कहाँ से बैठे फिर? दर्शन ही 5 के किए हैं। और फिर जय पपड़ाद माता की, जय भैरू बाबा की, ये तुक्के लगाते हैं फिर, और तुक्के लगाते नीचे आते हैं दढ़ाम से। तो भैया तुक्के तो बंद कर देना इसमें, थ्योरी के अंदर तो गलती से भी तुक्का मत लगा देना। अब देखो यहां तक जो अपन ने पढ़ा है इसमें एक भी लाइन नहीं छोड़नी अभी तक। अब बारी आती है, अब ध्यान थोड़ा कम देना है, जो मैं बताऊं वही ध्यान देना है अब, क्योंकि शुरू का है। अब ये कैसे चिन्ह लगा के रखोगे कि भाई यहां तक पढ़ना है, वो आपके ऊपर है, मैंने बोल दिया, ठीक है। नोड क्या है पहले मैं डायग्राम में बता दूं, यहां सारी चीजें। ये देखो एक डायग्राम नजर आ रहा है आपको, आ रहा है क्या? ये कोई सोर्स है क्या? कौन सा सोर्स है? कौन सा है? क्या एक सोर्स है क्या? कौन सा सोर्स है? इसका मतलब सीख रहे हो धीरे धीरे, और वादा करता हूं 100% सीखोगे, लेकिन साथ में कंटिन्यू जुड़े रहोगे, बस लगातार जुड़े रहना है बस। अब देखो, अब सीधा यहां कहते हैं कि सबसे पहले यह पूछा जाता है कि ये क्या है। अपन कहते हैं कि यार ये तो एक बिंदु है, पॉइंट है, बस ये पॉइंट ही तो समझना है। तो अपन कहते हैं कि ये क्या है, कि ये भी एक पॉइंट है, और पॉइंट को हिंदी में हम संधि भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो दो बिंदु के मध्य का जो भाग है ये, इसको कहते हैं शाखा। इंग्लिश में बोले तो ब्रांच। क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। क्या ये भी ब्रांच है? क्या ये भी ब्रांच है? ये भी ब्रांच है? ये भी ब्रांच है? तो शाखा समझ में आई। दो बिंदुओं के मध्य का भाग क्या कहलाती है? बिंदु क्या है? तो अपन कहेंगे कि दो शाखाएं एक जगह मिलती है तो वो बिंदु कहलाता है। लेकिन एक पॉइंट और आता है जिसे हम कहते हैं जंक्शन। इसको तो अपन ने नाम दे दिया नोड, पॉइंट को नोड। और एक शब्द आता है जंक्शन। मुझे ये बताओ, जंक्शन, रेलवे जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या है? कम से कम एक जगह से 3 दिशाओं में जा सके। लाइन मत बोलना, लाइन तो 4-5 होती है, तो 3 दिशाओं में। क्या 2 सा जंक्शन है क्या? जी हाँ, क्योंकि अपन गंगापुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, इधर बांदीकुई चले जाते हैं। क्या बांदीकुई भी जंक्शन है? इधर से अपन 2 सा आते हैं, उधर आगरा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो कम से कम कितने पॉइंट? 3 दिशाओं में जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? जंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये पॉइंट है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये जंक्शन है क्या? तो यहां पे यानी 3 या 3 से अधिक शाखाएं एक जगह मिलती है, तो बोलो क्या कहलाएगा? अरे क्या कहलाएगा? तो इस पूरे परिपथ में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जंक्शन कितने हैं? 1 और 1 2। क्लियर? समझ में आया? नोड की बात करते हैं तो जैसे एक शाखा और एक शाखा, ये तो ये क्या कहलाएगा? नोड। जबकि ये क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? शाखा, यानी कि ब्रांच। अब एक शब्द आता है लूप। क्या? तो अपन कहेंगे 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, 4 शाखा। अनेक शाखाओं से मिलकर के बना बंद मार्ग।
क्या चारों तरफ से बंद हो गया क्या? तो ये लूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या ये लूप कहलाएगा क्या? क्या ये बड़ा वाला लूप कहलाएगा क्या? तो अपन सीधा सीधा कहेंगे अनेक शाखाओं से मिलकर के बना बंद मार्ग लूप कहलाता है। टोटल कितने लूप है? क्लियर? अब कहलाता है, इसमें एक होता है मेष। क्या कहलाता है? अब मेष क्या है ध्यान समझो। मेष भी लूप की तरह ही है। अब ये बड़ा वाला लूप था ना, लेकिन बीच में डंडा आ गया ना, तो भी लूप कहलाया ना। मेष ये कहता है कि भाई साहब मैं रहूंगा तो लूप, लेकिन मेरे बीच में कोई दूसरी शाखा या कोई दूसरा लूप नहीं आना चाहिए, मैं पर्सनल अकेला ही रहूंगा बस। तो भैया पर्सनल अकेला रहेगा तो क्या ये मेष कहलाएगा? ये तो पर्सनल है ना, अकेला ही। बीच में कौन है? कोई नहीं है। और इधर ये, तो इसमें भी कोई नहीं है। लेकिन ये पूरा अगर कर दिया जाए तो ये मेष कहलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गई? ये दीवार आ गई, शाखा आ गई। तो मेष कहता है कि मैं आजाद पंछी हूं, मेरे अंदर कोई दूसरा लूप या कोई शाखा, अन्य शाखा नहीं आनी चाहिए। कितने लूप हैं? ओ सॉरी, मेष कितने हैं और लूप कितने हैं? तो अपन ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक मेष लूप होता है। क्या सही बात है क्या? प्रत्येक मेष लूप होता है। क्या प्रत्येक लूप मेष होते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लूप तो 3 है। लूप तो 3 है यहां, लेकिन प्रत्येक लूप मेष होंगे क्या? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आए? अब ये देखो, यहां पे पॉइंट आपका एक्टिव या फिर सक्रिय पुर्जे। इधर बात करते हैं पैसिव यानी निष्क्रिय पुर्जे। और ये बार बार एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, आता ही आता है। एक्टिव पुर्जे कह दो या सक्रिय पुर्जे कह दो, ठीक है। अब ये क्या है? तो मैं इसको कल भी बताया था आपको, शायद भूल गए हो, वापस याद आ जाएगा। देखो, मैंने सीधा कहा कि ऐसे उपकरण जो ओम नियम पर काम करते हैं, ऐसे उपकरण जिस पर ओम सिद्धांत लागू होता है, वो कहलाएगा क्या? वो ओमीय युक्ति कहलाएगी। और ओमीय युक्ति पैसिव युक्ति होती है। कल आपने अगर पढ़ा है तो लिखा हुआ भी है। यानी कि मैंने कहा कि उपकरण है, कहते है। क्या ओम का नियम काम करता है? कहते करता है। तो ये ओमीय युक्ति है। और ओमीय युक्ति है तो क्या रेखिक युक्ति है? जी हाँ, रेखिक युक्ति है। और रेखीय युक्ति है तो ये निष्क्रिय युक्ति है। कौन सी युक्ति? इसका मतलब एक्टिव तो नहीं है, ये एक्टिव तो नहीं है। इसका मतलब एक्टिव नहीं है तो ओम का नियम काम नहीं करेगा। जी हाँ, बस यही तो लॉजिक है। तो यहां पढ़ेंगे जो पुर्जे ओम नियम, और इसका पड़ोसी कौन है? किरचॉफ। यानी ओम नियम और किरचॉफ नियम का पालन नहीं करते हैं, वो सारे पुर्जे बोलो क्या कहलाएंगे? सक्रिय पुर्जे कहलाते। अरे किरचॉफ नियम पढ़ा था क्या कल? कितने प्रकार के होते हैं? केसीएल और केवीएल को किस नियम के द्वारा और दूसरा नाम कहा जाता है? केसीएल को और क्या कहा जाता है? केसीएल को दूसरा नियम, पहला नियम संधि नियम, नोड नियम, नोडल नियम, बिंदु नियम, पॉइंट नियम, जंक्शन नियम। केवीएल को क्या कहते हैं? दूसरा नियम। केसीएल किस सिद्धांत पर काम करता है? किस पर? और आपका केवीएल ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता। तो यहां अपन कह रहे हैं कि भाई ओम नियम और किरचॉफ नियम जिस उपकरण पे काम नहीं करते, वो आपका पुर्जा क्या कहलाएगा?
अरे क्या कहलाएगा। और वो सारे के सारे जो पुर्जे होंगे ना, वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं कि गुरुजी समझिया कौन? अरे भाई सेल बैटरी है। क्या सेल बैटरी आपको ऊर्जा देती है? क्या देती है? देती है तो इसका मतलब वो कौन है? क्या ऊर्जा खर्च करती है क्या? अरे बैटरी तो दे रही है, खर्च कहां कर रही है? तो यहां पे जो देगा वो खर्च कैसे करेगा? जो देगा वो खर्च नहीं करता है। जबकि इधर आओ, पैसिव यानी निष्क्रिय पुर्जे क्या होते हैं? तो अपन कहेंगे कि जो पुर्जे ओम या किरचॉफ नियम का क्या करे? पालन करता है। क्या ओमीय पुर्जे होंगे क्या ये? जी हाँ, ओम नियम का पालन कर रहा है ना, तो ओमीय पुर्जे। और इधर हो गए अनोमीय, तो वो क्या कहलाएंगे? पैसिव। तो भैया ये ऊर्जा प्रदान करेंगे क्या? जी नहीं, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे तो भैया ये तो ऊर्जा तो क्या करेंगे? खपत करते हैं। क्या करते हैं? खपत करते। जैसे आपका प्रतिरोध है, क्या प्रतिरोध आपको विद्युत देता है क्या? ये तो उल्टा खर्च करने में लग रहा है। तो प्रतिरोध खर्च करने में लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और जो हमें ऊर्जा देते हैं वो बोलो क्या कहलाएंगे? क्लियर? और जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, जो ऊर्जा खपत करते हैं, वो सारे के सारे कौन से होंगे? रेखिक। कौन से होंगे? जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो, और जो पालन करेंगे वो। अब बारी आती है कि भाई साहब ये चीजें समझ में आ गई, लेकिन पूछता ये है, तो भाई साहब ये याद नहीं रहेगी, ये छोटा सा याद कर लो। तो यहां पे कौन से पैसिव कौन कौन होंगे? देखो, एक आपका प्रतिरोध, ठीक है, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर को ही संधारित्र कहते हैं, एक आपका चोक यानी प्रेरक, तो तीन हो गए। एक तो आर का मतलब प्रतिरोध, एल का मतलब इंडक्टर यानी चोक, और सी का मतलब कैपेसिटर, आरएलसी। आरएलसी परिपथ कहते हैं। तो ये तीन गुंडे तो ये आ गए इसमें, ठीक है। और यह है कि आपका ट्रांसफॉर्मर है, आपके जैसे मोटर है, 10 रुपए का जो लट्टू आता है तंतु लैंप, वो। बस ये 4-5 जो युक्ति है, ये कौन सी होगी? रेखिक होगी। कौन सी होगी? अरे रेखिक होगी। कौन सी होगी? कौन सी होती है? पैसिव होती है। भाई दोस्तों, इनके अलावा जो भी आए उसको पटक दो इसमें, फिर भी याद रखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति कौन सी? जैसे मैंने कहा आईसी है, डायोड, दिष्टकारी, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायक, ट्रायक, मॉसफेट, एफईटी, यूजेटी, एससीआर, आईजीबीटी, लॉजिक गेट, निर्वात वाल्व, दोलित्र आदि। इसके अलावा अर्धचालक युक्ति है। अर्धचालक का मतलब हो गया जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, आर्सेनिक है, पोलेरियम है, टेलेरियम है। ये सारे के सारे जो हैं ये किस में आएंगे? अर्धचालक। और अर्धचालक ही कौन होगा? एक्टिव। कौन सा होगा? एक्टिव। इसके अलावा धारा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, ये भी तो सोर्स है, ऊर्जा दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे धारा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, सेल है, बैटरी है, प्रोजेक्टर है, आर्क लैंप है। तो ये भी सारे के सारे किस में आएंगे? एक्टिव में। किस में आएंगे? और इन सब युक्तियों पर आपके ओम का नियम काम, किरचॉफ का नियम, जबकि 4-5 पे काम। बोलो भेजे में बैठा क्या? बहुत वेरी वेरी मोस्ट है आपका ये एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव में ओम का नियम काम, और जिसमें काम नहीं करता वो रेखिक होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? वो तो अरे अरेखिक को इंग्लिश में नॉन लीनियर। कौन सा होगा? और ओम नियम पर जो काम करेगा वो पैसिव कहलाता है। जो पैसिव कहलाता है वो कौन सा होगा? रेखिक होगा यानी लीनियर होगा। मात्र 4-5 है, प्रतिरोध, कैपेसिटर,
प्रेरक, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, तंतु लैंप। क्लियर? आगे का पॉइंट देखिएगा। और ये भी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी आ रही है कि आप इनको सबको जानते हो। अगला पॉइंट आता है आपके ये। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। एक शब्द होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ। क्या इन तीनों के नाम आपने कभी कभार सुने हैं, देखे हैं? देखे हैं? ये देखने की बारी आती है और वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, लेकिन सुने जरूर हो। न्यूट्रल और अर्थ एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। लेकिन अपन कई बार न्यूट्रल को अर्थ बोलते हैं और अर्थ को ही न्यूट्रल बोल देते हैं। क्या सही बात है? गलत बात है? नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये सही बात है क्या? है ना? क्योंकि घर में आता है तो यही कहते हैं फेज। अरे यार फेज में को जो अर्थ में लगा चेक कर, जबकि 100% वो कौन सा है? न्यूट्रल। लेकिन बोलते हैं। आज मैंने सिखा दिया, घर जाके चेक कर लेना, वही अर्थी बोलेंगे, वहाँ अर्थी बोलेंगे फिर भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या है, तो सीधी भाषा में समझो। ये है लट्टू, ठीक है? लट्टू कितने तार से जलेगा? मुझे ये बताओ। अब आवाज़ नहीं भाई। यहाँ पे ये लट्टू है और लट्टू तब जलेगा जब इसमें विद्युत आएगी। अब दोनों तार से विद्युत आएगी कि एक तार से आएगी? तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ एक प्लस और एक माइनस है। तो भैया जैसे मैंने कहा इससे धारा आ गई, क्या इससे भी आएगी क्या? अरे तो जाएगी किधर फिर? तो ऐसे नहीं होता है। एक से अंदर जाएगी और एक से बाहर निकलेगी, ऐसे। तो ऐसे जाती है भाई। जब भी तो पूरा बंद परिपथ बना ना, तो अपन कहते हैं उच्च, यानी प्लस है ये माइनस, तो ये प्लस से ऐसे 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 करते माइनस की तरफ आएगी ये। हाँ या ना? तो कितने तार से गई? एक तार से गई और दूसरे से निकल गई बाहर। तो मेरे दोस्तों सीधी सी भाषा में समझ जाओ कि जिस तार से लोड तक, ये लोड है, जिस तार से लोड तक विद्युत जाती है वो आपका फेज कहलाता है। और जब इसमें काम हो जाता है, काम बन जाता है, उसके बाद जब बाहर निकलती है ना, तो जिससे बाहर निकलती है उसे कहते हैं न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल हमेशा ग्राउंड रहता है। और इस न्यूट्रल में विभव का मान कितना रहता है? मैंने कहा कि फेज में सपोज करो 10 वोल्टेज का विभव है, तो इस न्यूट्रल के अंदर विभव होगा 10, 10 से ज़्यादा, 10 से कम या 0। तो ध्यान रखना इस न्यूट्रल में होता है 0। गुरुजी या काहे रम्माद? तो रम्माद ये है, क्योंकि हमेशा जो न्यूट्रल होता है ना, वो हमेशा ग्राउंड रहता है, यानी अर्थ किया हुआ रहता है। कहाँ से आता है? कहते ट्रांसफार्मर में से आता है न्यूट्रल, बिल्कुल आता है। यहाँ जिस ट्रांसफार्मर से आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी वितरण ट्रांसफार्मर। उसमें प्राइमरी होती है डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है स्टार में। तो 3 तार तो ये निकलेंगे आर वाई, और यहाँ इसके बीच पॉइंट से निकलेगा ये न्यूट्रल। और जब ये पूंछड़ी है यहाँ, और इसको अपन करते हैं भैया क्या, तो ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जिसको 2 जगह से अर्थ नहीं किया हो। आज ही जाके देख लेना रोड पे, 2 जगह से अर्थ करेगा। तो एक तो ये हो गया, और एक इसको सबको अंदर बंद भी तो करेंगे डिब्बे में, तो एक इसकी बॉडी से निकल के आता है यूं, और एक आता है ये। तो हमेशा कितने जगह अर्थ होता है? वो 2। अब पृथ्वी का जो विभव होता है, वो पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। और भैया जिसको टच कर दिया वो भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये न्यूट्रल पृथ्वी से टच हो गया, इसलिए न्यूट्रल भी क्या हो गया? इसका विभव भी 0 होता
तो हमेशा न्यूट्रल का विभव कितना होगा, शून्य होता है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, अब पढ़ो। हाँ, एक अर्थ क्या होता है भाई, धारा अंदर गई ये तो हो गया फेज, बाहर निकल गई ये हो गया न्यूट्रल। अर्थ क्या है, जैसे सपोज करो ये कूलर है और कूलर की बॉडी में क्या आ गया, और कोई पड़ोसी ने ये कहा कि कूलर की बॉडी के एक तार टच करके और जमीन में एक सरिया गाड़ के और ऐसे बांध देना, करंट नहीं आएगा। क्या सही बात है? क्या सही है? अरे तो ये जो जुगाड़ किया है ना आपने, यही अर्थ है, बस यही अर्थ है। आया समझ में? ठीक है, तो आया। तो अब टेक्निकल जुगाड़ से क्या याद रखना है, तो देखो सबसे पहले तो इस फेज भाई साहब को कहते क्या है, तो देखो ध्यान से। फेज इंग्लिश है और इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं कला। इसको चरण भी कहते हैं, इसको लाइव तार भी कहते हैं, इसको जीवित तार भी कहते हैं। ये गर्म तार भी है, गर्म है तो होट भी है, और होट है तो इसको विद्युन्मय भी कहते हैं। गुरुजी कहाँ याद रखा भाई, इसकी दवाई तो मेरे पास नहीं है, कम से कम 2-3 तो याद रखना। यानी फेज यानी कला, एक या लाइव रहेगा, लाइव है इसका मतलब जीवित है। अरे कहते हैं लाइव क्लास, अरे लाइव तब आ रही है जब वो जिंदा है, और जिंदा है तो वो गर्म है। अरे मर जाने पर तो ठंडा हो जाता है ना बॉडी, तो ऐसे याद रखो। यानी कि फेज है कला यानी चरण, लाइव आ रहा है इसका मतलब जीवित है, जीवित है तो गर्म है, गर्म है तो होट है, गर्म को ही तो होट कहते हैं। तो बस ऐसे याद रखना। अब परिपथ में धारा को सप्लाई सोर्स से लोड तक, सप्लाई सोर्स से लोड तक पहुंचाने वाला तार क्या कहलाएगा, ये अपनी लैंग्वेज में है। फेज तार का रंग सामान्यतः क्या होगा, लाल, पीला, नीला। हो गया। अब सपोज करो तीनों ऑप्शन में आ गए और एक चौथा ऑप्शन काला भी दे दिया, और वो पूछ रहा है कि फेज तार का रंग। अरे गुरुजी आपने 3 बताए थे और करना एक है, तो पहली प्राथमिकता देनी है लाल को। क्लियर भाई, तीनों फेज ही है, लाल, पीला, नीला, लेकिन इनमें से पहली प्राथमिकता किसको देनी है? फेज तार का पता लगाने के लिए फेज टेस्टर का, भाई अपन तार तो पता लगाएं यार, फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, फेज टेस्टर निकाला, चेक कर लिया तो कौन सा है, यानी फेज टेस्टर से पता लगाते हैं। और फेज की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं, या फिर ठीक है। दूसरा आता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल को क्या कहते हैं हिंदी में? और भाई साहब ये बिल्कुल मर जाता है, मर जाता है तो क्या हो जाता है, और न्यूट्रल को किस मर जाता है तो कहाँ गाड़ेंगे, जमीन में, इसलिए तटस्थ यानी गाड़ दिया तटस्थ। और ठंडा है तो क्या है, कोल्ड है। परिपथ में धारा को लोड से, कहां से, लोड से सप्लाई सोर्स तक जिस तार द्वारा प्रवाहित करते हैं वही क्या कहलाता है? अरे न्यूट्रल का रंग कौन सा, काला होता है। और न्यूट्रल की सुरक्षा के लिए लिंक या कड़ी का प्रयोग करते। आपने मैन बॉक्स के अंदर अगर देखा है तो यहाँ पे ऐसे आइसोलेटर होता है, छोटी छोटी एमसी भी लगी होती है यहाँ, और एक ऐसे पत्ती सी होती है जिसमें ब्लैक ब्लैक तार पेच के द्वारा लगे होते हैं, इसी को लिंक या कड़ी कहते हैं। समझ गए? देखना खोल के अगर नहीं देखा है तो। है? अरे ये लग रहा है, और ये ढक्कन खोलते ही दर्शन नहीं होंगे, इसके अंदर का जुगाड़ और खोलना पड़ेगा। एमसीबी बॉक्स में खोलना, कहीं और खोलने लग जाओ। तो यहां पे सबसे पहले ऊपर का दरवाजा हटाना, उसके घूंघट उतारना, फिर अंदर का जुगाड़ खोलना, 2 पेच आएंगे और पेच के द्वारा एक ढक्कन और निकलेगा, तब जाके दर्शन होंगे अंदर का। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, न्यूट्रल की सुरक्षा के लिए लिंक या कड़ी, और न्यूट्रल का विभव क्या होगा, शून्य। न्यूट्रल के बिना सिंगल फेज उपयोग नहीं होता। कहते हैं साहब 3 फेज, तो 3 फेज अगर यूज ले रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है न्यूट्रल की आवश्यकता हो, वहाँ बिना न्यूट्रल के काम चल जाएगा। लेकिन आप कहो कि मैं तो सिंगल से काम चलाऊँगा, तो नहीं चलेगा। उसके साथ में बॉडीगार्ड जरूरी होना चाहिए। और बॉडीगार्ड कौन है?
न्यूट्रल। घरों में सबके 99% सिंगल फेज ही है, और सिंगल फेज अकेले तार से नहीं आता, 2 तार से आता है। तो दूसरा तार कौन सा होगा? न्यूट्रल। तो सिंगल फेज बिना न्यूट्रल के नहीं होता है। बात आती है अब अर्थिंग की। तो विद्युत झटके से बचने के लिए तो यहाँ पे अर्थिंग, अर्थ कह दो, अर्थिंग कह दो, भू संयोजन कह दो, पृथ्वी संयोजन, वह तार जिसके द्वारा धात्विक लोड को, यानी धात्विक कोई भी उपकरण है उसकी बॉडी को पृथ्वी से, पृथ्वी का मतलब धरती, धरातल से संयोजित किया जाता है, तो वो बोलो क्या कहलाएगा? अरे क्या कहलाता है? अर्थ कहलाता है। और अर्थ तार का रंग कैसा होगा? क्या होगा? 99% तो इसके दर्शन हो जाएंगे, और गलती से नहीं हो तो फिर कौन आएगा? पीला आएगा। ये चीज अर्थिंग तार को मनुष्य का सच्चा मित्र कहते हैं। भाई क्यों कहा? मित्र तो सहायता करेगा ना, और ये सहायता ही करता है। अगर अर्थिंग तरीके से बना हुआ है ना तो आपको झटका नहीं लगेगा, इसलिए सच्चा मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है। यह विद्युत झटके से सुरक्षा करता है, और अर्थिंग की सुरक्षा के लिए ELCB या RCCB का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर देखो, मैंने सारी चीज वैसे दर्शा दी। ये सप्लाई सोर्स है, इस तार से धारा ले जा रहे हैं कहां तक? लोड तक। तो ये लाल रंग का है, फेज है, और लाल रंग का है। लोड में काम हो गया, काम होने के बाद धारा बाहर निकलेगी, और जिस तार से बाहर निकलती है उसको न्यूट्रल कहते हैं, और वो काले रंग का होता है। यहां बॉडी में करंट आया, उसकी बॉडी को अपन ने धरातल से जोड़ दिया, तो ये यहां पे सारी की सारी धारा नीचे चली गई, क्योंकि उसका विभव क्या था? शून्य, और इस तार का विभव भी क्या है? शून्य, इसलिए अपने झटका नहीं लगेगा। और ये तार क्या कहलाएगा? अर्थ कहलाता है। और कौन से रंग का होगा? बोलो, समझ में आए तीनों पॉइंट? ठीक है। अब बारी आती है कि भैया परिपथ बना दिया। अभी तक ये परिपथ ही चल रहा था, और परिपथ तैयार किया था, तो परिपथ के अंदर आपने भाग लगाए थे, और भाग लगाए थे तो उसमें एक पॉइंट आया था कंट्रोल युक्ति, और कंट्रोल युक्ति में एक भाग आया, टॉपिक आया था स्विच, और स्विच को हिंदी में कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? और अपनी भाषा में कहते हैं खटका। अब खटका तो फिर खटका ही है ना? खै तो बटन बोलो, और खै चटकनी बोलो, और खै खटका बोलो। तो यहाँ मेन 2 ही वर्ड है, कुंजी या फिर स्विच। अब ये स्विच क्या है, कुंजी क्या है, खटका मैंने लिख रखा है मैंने कि कैसे भी समझ में आ जाए तो, और आएगा तो यहाँ खटका। लेकिन एग्जाम में खटका नहीं मिलेगा, वहां पता नहीं फिर कौन कौन से खटके कर दोगे आप। तो वह युक्ति जो परिपथ को ऑन या ऑफ करती है, बोलो क्या कहलाता है? अरे भाई पंखा है, लट्टू है, इसको चालू बंद करने के लिए जिस जुगाड़ का प्रयोग करते हो ना, उस जुगाड़ को ही क्या कहते हैं? स्विच यानी खटका कहते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें लाइन इंपॉर्टेंट है। ये स्विच हमेशा फेज तार के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। अब मेन चीज अंडरलाइन कराऊंगा, तो ये अंडरलाइन कर लेना, स्विच तार वाली। अब से पहले तो ये पूरा था, फेज, न्यूट्रल, अर्थ, ये तीनों इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे। इसमें केवल ये लाइन इंपॉर्टेंट करना बस, कि जो स्विच है हमेशा फेज तार के किस क्रम में जुड़ता है, बस। अब नीचे आ जाओ कार्य के अनुसार। पहला है वन वे स्विच। क्या है? वन वे स्विच, SPST, इसका अर्थ समझो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। मतलब ये सिंगल पोल, जो ये ऐसे डंडा है ना, ये इसको कहते हैं पोल। तो ये पोल सिंगल ही तो है, अकेला ही है ना। और भाई एक तरफ, जैसे आप, आवाज नहीं भैया, इसको आप क्या करो, लट्टू को चालू करो, केवल एक बार ही तो ऐसे किया आपने, तो एक बार थ्रो दिया ना, तो क्या लिखा आपने? सिंगल पोल और सिंगल थ्रो। इसलिए जो वन वे स्विच होता है ये एक प्रकार का SPST स्विच होता। अब कार्य क्या है? तो कार्य है इसका कि एक लैंप को एक जगह से ही, भाई ये पंखा है तो केवल एक जगह से ही तो ऑन ऑफ करोगे आप। एक लट्टू है, एक लट्टू को एक जगह से ऑन ऑफ करते हैं, तो वो बोलो कौन सा होगा? वन वे स्विच होता। अब इसमें क्या याद रखना है? वन वे नाम के अलावा आपको प्रतीक याद रखना है, प्रतीक और एक सीधा कार्य। यानी एक लैंप को एक जगह से ऑन ऑफ करने वाला क्या कहलाएगा?
वन वे का आ गया प्रतीक सीधा ऐसे और ये ऐसे। बस आपसे पूछ ले टर्मिनल भाई साहब एक ईयर एक ईयर, तो दो ही तो टर्मिनल है बस, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा आ जाओ, यहाँ बात आती है, एक आ गया वन वे, एक आता है टू वे। टू वे का अर्थ समझो, यहाँ पे SPDT छाछ करने की मशीन देखी है, छाछ करने की मशीन में कितने स्विच होते हैं? दो होते हैं ना। एक तो मोटर को चालू करने के लिए, तो जो मोटर को चालू करता है ना वो तो है वन वे, और उल्टी सुल्टी घुमाता है वो है टू वे। कभी खोल के देखना पीछे कितने टर्मिनल निकलेंगे, तो 3 निकलेंगे, 3 तार लगते हैं। अब एक तरफ दबाएंगे तो दूसरी तरफ चलेगी, दूसरी तरफ दबाएंगे तो उल्टी चलेगी। इसका मतलब दोनों तरफ थ्रो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन पोल तो उसमें एक ही है, पोल क्या होंगे? एक ही होगा। तो इसलिए SPDT यानी सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी दोनों तरफ थ्रो करने पर ही उल्टी सुल्टी चलेगी। तो भैया एक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ करने के लिए टू वे स्विच का अपन प्रयोग करते हैं। तो अपन कहते हैं जैसे हमारी सिड्डियाँ होती है ऐसे, और लैंप लगा दिया, ये एक स्विच यहाँ होता है, एक स्विच यहाँ होता है, और एक लैंप को 2 जगह से हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्विच लग रहा है ये टू वे स्विच होता है। अब करना क्या है, ये नीचे वाला नीचे वाले में जोड़ दो, ऊपर वाला ऊपर वाले में जोड़ दो, यहां बीच वाला लैंप में, और लैंप बाहर निकाल दो और यहां सप्लाई दे दो बस। अब आप तो ये याद रखो सीधा, टू वे स्विच ये सिंबल एक चीज। दूसरा याद रखना है आपको, उपकरण कहां प्रयोग करोगे? सिड्डियां, सिड्डियां का मतलब जीना, और ज़्यादातर जो शब्द आता है वो आता है स्टेयर केस, क्योंकि इन सिड्डियों को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर केस। और वो पूछ लेगा स्टेयर केस में लैंप को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं, वहाँ ढूंढते रहो फिर स्टेयर केस क्या है। हाँ इंग्लिश में भी स्टेयर केस ही दर्शन होगा, हिंदी में दे दे तो यहाँ पे स्टेयर केस है, गोदाम है, बरामदा है, तो यहाँ अपन टू वे स्विच प्रयोग। तो एक लैंप को 2 जगह से ऑन ऑफ करना है। एक तो प्रतीक हो गया, टर्मिनल इसमें 3 होंगे, और ये 4 पॉइंट हो गए मोस्ट है ना टू वे। आपका इंटरमीडिएट ज़्यादा कोई वो नहीं है, इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। यानी भाई एक लैंप को एक जगह से वन वे, एक लैंप को 2 जगह से टू वे, और एक लैंप को 3 या 3 से अधिक जगह से करते हैं तो वो इंटरमीडिएट स्विच होता। सिंबल इस तरह होगा, या फिर आपको देखने को इस तरह मिलता है। इसमें टर्मिनल होते हैं 4। तो इसमें फ्लैट है, हॉस्टल है, सुरंग है, तो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच प्रयोग किया जाता। ठीक है, फिर आता है पुश बटन। अब यहाँ पे पुश बटन मोटर को चलाते हैं तो स्टार्टर में, मकानों की घंटी में, जो वाहन होते हैं मोटरसाइकिल ये उसमें भी दबाते हैं, तो वो आपका पुश बटन है, तो उसमें ज़्यादा आपको समझना नहीं है। एक होता है सोलेनॉइड स्विच, इसका उपयोग सेल्फ स्टार्टिंग परिपथ में वायरिंग को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। मतलब ये होता है कई प्रकार के मकानों में वायरिंग होती है, तो सेल्फ स्टार्ट का मतलब जैसे अपन कहते हैं कि ताली बजाते पंखा चल जाता है, ताली बजाते लाइट चल जाती है, जल जाती है, तो वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए जो स्विच प्रयोग करते हैं वो सोलेनॉइड स्विच होता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। DPIC डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, DPST यानी डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच होता है। यह मेन स्विच का कार्य करता है जो फेज व न्यूट्रल को एक साथ ऑन ऑफ करता है। MCB के पास में एक लाल लाल सा होता है बड़ा सा, देखा है क्या? ऐसा कोई कैंडिडेट साहब मैं MCB के पास में एक लाल लाल सा नहीं देखा है भाई, सबने देख लिया ना। वो होता है आइसोलेटर। क्या होता है? और वो आइसोलेटर ही DPIC है। क्या है वो? इसको कई बार उल्टा लिख देता है, ICDP ऐसे भी लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आयरन क्लेड ये डबल पोल, तो डबल पोल आयरन क्लेड स्विच होता है। इसकी क्षमता 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक होती है।
वोल्टेज की बात करते हैं तो 250 वोल्टेज से 650 वोल्टेज तक होता है। ये केवल सिंगल फेज में होता है, जो फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ ऑन ऑफ करता है। जबकि एक इसका भाईबंद आता है 3 फेज में, वो सिंगल फेज में था, ये 3 फेज में है। तो ये TPIC ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच। तो यहाँ पे सीधा सा यही है कि भाई 3 फेज जो लाइन होती है उसमें जो मुख्य स्विच होता है ना, वही TPIC होता है और इसकी क्षमता 30 एम्पियर से है। उसकी 15 एम्पियर से 200 तक थी, इसकी 30 से 400, यानी दुगुनी कर दो बस। यहाँ से थोड़ा सा आपको फुल फॉर्म याद रखनी है आ जाए तो यहाँ पे देखो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो, ट्रिपल पोल डबल थ्रो। अब इनके सामने मैंने लिख भी रखा है। यहां इसमें पूछ ले तो भैया 2 टर्मिनल, इसमें पूछ ले तो 3, इसमें पूछ ले तो 4, इसमें पूछ ले तो 6, इसमें भी 6 और इसमें होते हैं 9। और ये 9 कौन से हैं? तो इसका ये रहा, 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 इसका ये रहा। तो पूरा विवरण है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना। यहां पे देखो, संरचना के आधार पर अगर बात करते हैं तो नाइफ स्विच, इसी को चेंज ओवर स्विच भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यानी सपोज कीजिए एक लाइन इधर से आ रही है, ये जयपुर से आ रही है, और ये जैसे कोटा से आ रही है, इधर से लाइन है ना, ये कोटा से आ रही है, और ये अपना जैसे डोसा है, इसको सप्लाई चाहिए। तो अपन कह रहे हैं जयपुर से सप्लाई, इस चाकू को पकड़ करके इसमें फिट कर देंगे। यहाँ से ये अत्ता है लकड़ी का, इसको पकड़ा और ये इसमें फिट हो जाएगा। तो धारा कहाँ से जाएगी? इसमें होते हुए यूँ आएगी ना। अपन कहते हैं किसी कारणवश जयपुर की सप्लाई बंद हो गई, लेकिन डोसा अंधेरे में थोड़ी रहेगा। तो तुरंत क्या करेंगे? इस चाकू को पकड़ के इधर कर देंगे तो इसमें फंस जाएगा, तो ये कोटा से तुरंत आ जाएगी। भाई तू आराम से रिपेयर कर, आराम से। कोटा की खराब हो जाए तो इधर कर देंगे, इधर का खराब हो जाए तो ये। तो यानी कि 2 लाइन है, तो यहाँ एक लाइन को बंद करके दूसरी लाइन को चालू करने में नाइफ स्विच यानी चेंज ओवर स्विच हम प्रयोग करते। इसकी क्षमता याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना। 30 से 1000 एम्पियर तक होता है। अब यहां पे केवल एक संरचना के अकॉर्डिंग है, तो यहां पे क्या याद रखना है? जैसे टम्बलर स्विच, यह वर्ताकार आकार में होता है तथा लकड़ी के बोर्ड पर ऊपर से कसा जाता है। यह सजावटी लैंप के श्रेणी क्रम में होता है। दोस्तों आजकल नहीं है, जब अपने दादा दादी थे तो उस ज़माने में काले काले से मोटे मोटे से गोल गोल से स्विच लकड़ी के बोर्ड पे लगते थे, उनको टम्बलर स्विच कहते हैं केवल बस। फ्लश टाइप स्विच, तो वर्तमान में जो अपन घरों में स्विच लग रहे हैं ना, सभी के XYZ सबके घरों में जो खटके लग रहे हैं स्विच, उसी को फ्लश टाइप स्विच कहते हैं। कौन सा स्विच? फ्लश टाइप स्विच। एक होता है टॉन्गल स्विच। किसान टॉर्च देखिए, ये तो यहां पे एक खटका भी होता है, तो बस ये खटका ही टॉन्गल स्विच है। मैं इस बैटरी की बात कर रहा हूँ, कहीं आप 10-20-50 रुपए के हाथ में सेल वाली लिया हो। मैं किसान टॉर्च बोला है, ना कि टॉर्च, दोनों में अंतर है। किसान टॉर्च ये होती है हमेशा, और इसमें जो ये स्विच है ना, ये टॉन्गल स्विच है। तो आपसे पूछ ले कि टॉन्गल स्विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अपन कहेंगे किसान टॉर्च में करते हैं, या फिर ग्राइंडर के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। और ये पीतल का बना होता है। किसका होगा? पीतल का होगा। अब आता है रोटरी स्विच। तो भाई साहब रोटरी स्विच, तो एक शब्द सुना होगा, फर्राटा पंखा। गूगल पे सर्च करना, मिलेगा ही नहीं। उसको कहते क्या है? पेडेस्टल फैन। क्या कहते हैं? अरे फर्राटा नहीं, पेडेस्टल फैन कहते हैं जिसे फर्राटा पंखा। फर्राटा पंखे के पीछे लो मीडियम हाई, या प्लास्टिक के कूलरों में लो मीडियम हाई, तो वो जो स्विच है ना, कट कट कट, वही रोटरी स्विच है।
उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं होता, सीधे टर्मिनल चेंज करता है वो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो रोटरी स्विच का उपयोग कूलर है, पंखा है, मिक्सी है आदि में करते। इसमें इसको शाफ्ट के द्वारा, हाँ, यानी कि भाई इसमें क्या है, कान पकड़ के तो घुमाते हैं, तो यानी शाफ्ट होती है नहीं, तो शाफ्ट को पकड़कर अपन घुमाते हैं। टाइमर स्विच, टाइमर स्विच का मतलब क्या है, जैसे आपने मोबाइल है और उसमें अलार्म सेट कर दिया, मोबाइल है अलार्म सेट कर दिया, तो फिक्स टाइम पे बजेगा कि नहीं बजेगा, बजेगा ना। इसी प्रकार क्या होता है, आजकल टाइमर जो स्विच है उसमें टाइम फिक्स कर देते हैं, तो वो लगा होता है रोड लाइटों में ज़्यादातर। तो रोड लाइटों में ये थोड़ी है कि आदमी सुबह शाम को चलाते हैं सुबह बंद करते हैं, आजकल नहीं करते। उसमें फिक्स टाइम सेट कर दिया, शाम को फिक्स 6 बजते ही वो लाइट सारी की सारी रोड लाइट जल जाएगी और सुबह होते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो उसमें टाइम सेट कर दिया जाता है कि भैया इतने बजे चल जाना चाहिए और इतने बजे बंद होना चाहिए, तो वो टाइमर स्विच होता है। आपके मोटर का जो स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसमें भी लगा होता है टाइमर, उसमें भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ना, तो जो हरा बटन होता है उस पर साफ साफ ये लिखा आता था पहले कि कृपया इसको 3 सेकंड तक दबाए रखें। क्यों? क्योंकि जब दबाए रखते हैं तो मोटर चलती है स्टार में, और स्टार में वोल्टेज कम देना पड़ता है, नहीं तो मोटर जल जाती है। और जब वो 75% घूम जाती है ना, तब उसको डेल्टा में बदलना पड़ता है। लेकिन अपने पास में क्या है, वो 3 सेकंड का समय नहीं है, अपन तो सीधा ठोसा दे के आते हैं, सीधा स्टार्टर में वो 1 सेकंड भी नहीं लगाते। कंपनी हो गई परेशान कि यार इसका क्या किया जाए, फिर वहां उसने लगा दिया टाइमर। टाइमर का मतलब ये हो गया, जैसे ही उसने ठोसा दिया ना, तो वो स्टार में, और स्टार में देते ही वहां पे विद्युत हो गई कम। अब वो कम हो गई, उसको वो रोक के रखता है 3 सेकंड तक टाइमर, और 3 सेकंड बाद में 3 से 5 यानी जो भी है, तो उसके बाद में फिर वो डेल्टा में जाने देता है कि तू तो जा ठोसो देर, मैं कंट्रोल कर लूंगा धारा को। तो यानी वो स्टार की धारा को 3 से 4 सेकंड या 3 से 5 सेकंड तक क्या करता है, रोक के रखता है, उसके बाद फिर वो डेल्टा में करता है। तो आजकल के स्टार्टरों पर वो 3 सेकंड लिखा हुआ नहीं आता कि तू दे ले भाई ठोसा कितना देगा। यहां पे रोटरी स्विच हो गया, टाइमर स्विच हो गया। तो फर्राटा पंखा में कौन सा स्विच, और किसान टॉर्च में टोंगल स्विच, कौन सा, टोंगल स्विच। एक होता है भैया बेड स्विच, जिसे पेंडेंट स्विच या चटकनी कहते हैं। अब ये चटकनी तो मैंने एक समझाने के लिए लिख दी, लेकिन वहां पेपर में रेन में नहीं मिलेगा चटकनी, वहां ये पेंडेंट ये बेड स्विच आएगा। और चटकनी वास्तव में जो कहीं भी डोरी जा रही है उसमें बीच में लटका दी, उसी चटकनी की बात कर रहा हूं, जो चारों तरफ से बिल्कुल पैक रहती है, अपने मुट्ठी बांध के पकड़ लेते हैं। हाँ, तो उसी चटकनी की बात कर रहा हूं, अपनी भी लग रही है यहाँ, है ना। हाँ जी, यहाँ स्लाइड स्विच, स्लाइड का मतलब है फिसलना, अंगूठा रखा यूं और आगे पीछे करके यूं सरकाते कि नहीं। अब ये कहाँ कान लगाते हो आप, हाँ जो भी है आप समझ गए। तो वहाँ वो स्लाइड स्विच। अब एक होता है लिमिट स्विच, तो इसका उपयोग औद्योगिक मशीन है, लिफ्ट है आदि में अपन प्रयोग करते हैं। सीलिंग स्विच, दीवार के ऊपर पंखा लगता है एक, और उसमें 2 नाड़े से लटके रहते हैं, रस्सियाँ सी लटके रहते हैं, उसको खींच के उसकी गति को कम ज़्यादा या ऑन ऑफ किया जाता, वही आपका सीलिंग स्विच होता है। अब आता है सॉकेट। क्या आता है, सॉकेट। सॉकेट जानते तो हो ना, सॉकेट जिसमें क्लिप घुसाते हैं। अब यहां पे सॉकेट, तो यहां इस तरह का है। मुझे ये बताओ ये कितने पिन सॉकेट है, और ये आप समझो, यहां पे 1 पिन और ये 2 पिन, ठीक है, तो ये 2 पिन हो गया। यहां पे 1 2 और 3, ये 3 पिन हो गया। 1 पिन 2 पिन 3 पिन, तो ये 3 ही रहता है, ये 5 नहीं होता कभी भी। ये केवल क्या था, शुरू में यही आया था। फिर क्या है, जिस कंपनी ने प्लग बनाया उसके हिसाब से तो ये हो गया।
लेकिन अब इसकी हो गई लड़ाई और दूसरी कंपनी ने मात्र प्लग ही बनाया और वो रह गई छोटी बड़ी। तो ये कहता है यार ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो सॉकेट बना लेगा तो मैं करता हूँ कि वो को छोटो वालों जुगाड़ भी लाग गया, बड़ो वालों भी लाग गया, यानी जो क्लिप है वो हल्की सी छोटी बड़ी हो जाती है। तो छोटी है तो इसमें लगा दो, बड़ी है तो हल्की सी नीचे वाले में लगा दो, और दोनों तार एक ही रहते हैं भैया पीछे से। तो जुड़ते पीछे 3 ही तार लगाते हैं, तो जितने तार होते हैं ना उतनी ही पिन मानी जाती है। अगर आप इसे 5 मान रहे हो तो 5 पिन का कोई सॉकेट भी आता है क्या? केवल 3 का आता है, जो प्रेस में, फ्रिज में, रिन में आता है तो 3 ही तो आता है, कभी 5 का देखा है क्या? तो लास्ट 3 ही है, लेकिन कई किताबों में 5-5 भी लिख रखा है, जो गलत है भैया, ये चीज ध्यान रखना। केवल ये तो आवश्यकता के अनुसार है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे ऊपर वाली पिन क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? और ये हम सामने से देख रहे हैं तो यहां पे जो दाएं पिन है दाएं तरफ वो हमेशा कौन सी होती है, और बाएं वाली क्या कहलाएगी? न्यूट्रल की। क्लियर? अब सॉकेट में ज्यादा और कुछ नहीं है। अब आता है यहां ही प्लग टॉप। पहले प्लग टॉप पढ़ा, तो चलो पहले सॉकेट ही ले लेते हैं। अब यहां पे अपन बात कर रहे हैं, ये सॉकेट 2 है, तो भाई ये क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। घरों में भी लगाते हैं, एक कूलर, हीटर, प्रेस, इसके लिए अलग लगाते हैं, और मोबाइल चार्जर के लिए अलग लगाते हैं। तो मोबाइल चार्जर के लिए तो अपन छोटा ही लगाते हैं, सामान्य वाला, और हीटर के लिए पावर का लगाते हैं, बड़ा। हाँ या ना? तो ये 2 प्रकार के हो गए। तो मैंने भी लिख दिया, सामान्य सॉकेट लिख दिया और सामान्य स्विच लिख दो, चाहे सामान्य प्लग, क्योंकि इनकी सबकी रेटिंग एक ही होती है, सामान्य की। और फिर आ गया पावर सॉकेट में, क्या आ गया? पावर सॉकेट कह दो, चाहे पावर स्विच कह दो, चाहे पावर प्लग टॉप कह दो। ठीक है? अब यहां पे क्षमता यानी कि रेटिंग। तो मेरे दोस्तों सामान्य सॉकेट की पूछता है तो ये जवाब देंगे 5 एम्पियर 230 वोल्टेज। ये पुराना जुगाड़ था, आजकल लेटेस्ट वर्जन आ गया तो उसमें थोड़ी सी वर्दी कर दी कि भाई 5 की जगह 6 भी दे सकते हो आप, तो ये सहन करेगा। लेकिन एग्जाम में 99% पुराना जुगाड़ ही आता है, इसलिए आप 5 कर देना, 5 नहीं आए तो 6 कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो वर्तमान लिख के दे दे तो भैया वर्तमान में तो 6 एम्पियर करना है, सामान्य में। जरा इधर देखो, तो इधर आपको 15 करना है पुराना, और इधर करना है 16। क्या करना है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पावर सॉकेट की रेटिंग कितनी होती है, तो सीधा 15 एम्पियर होती है। वोल्टेज दोनों की सेम होती है। अरे गुरुजी ये सा कैसे लपड़ा है ये? भाई साहब मकानों में वायरिंग समांतर क्रम में होती है, और समांतर में वोल्टेज समान रहता है कि नहीं रहता? इसलिए दोनों में वोल्टेज क्या रहती है, लेकिन धारा तो अलग अलग रहती है ना, इसलिए धारा अलग अलग है। तो ये चीज ध्यान रखना, धारा अलग अलग आएगी। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहां पे भार की बात करें कि सामान्य उप परिपथ, क्या पूछे? सामान्य उप, लिखा नहीं है खैर, ये अलग लिख दिया। सामान्य उप परिपथ का अधिकतम लोड कितना होता है? 800। और पावर का अधिकतम लोड कितना होता है? तो 3000 वाट होता है। यानी जो पावर सॉकेट होता है ना, उस पावर सॉकेट में 3000 वाट तक आप लोड लगा सकते हो, जबकि जो सामान्य सॉकेट है उसमें 800 तक ही दे सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं। बिंदु क्या? बिंदु तो इसके अधिकतम 10 होंगे, इसके 2 होते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा वायरिंग में ये। अब यहां पे देखो, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भाई सॉकेट कहां कहां होते हैं। तो देखो, आपका कोई बेडरूम हो तो बेडरूम में 2 या 3 तो सामान्य लगाएंगे और 1 पावर का लगाएंगे, जिसमें कूलर वूलर चला सकते हो, प्रेस कर सकते हो। हॉल होता है, हॉल, उसके अंदर 2-3 तो सामान्य लेकिन 2 पावर के। रसोई में 1 तो सामान्य लेकिन 2 पावर के। ऐसा क्या जुगाड़ है? क्योंकि इसके अंदर आरओ भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, और भी मिक्सी भी चलती है, तो कई सारी चीज़ है रसोई में। तो ये गैराज है, बाथरूम है, बरामदा है, तो 1-1। कूलर फ्रिज में भाई साहब सामान्य की पारी नहीं पड़ती, सीधा ये। अब ये तो नियम के अनुसार है, घर जब मकान बनाओ ना तो अपनी मर्जी चलाना, क्योंकि पैसा अपना लगेगा, नियम का नहीं।
तो वहाँ चाहे तुम 5 लगाओ और चाहे 10 लगाओ, आपके हिसाब से लगा लेना। लेकिन एग्जामिनर पूछ लेना तो इसके हिसाब से, वहाँ मत कहना कि हमारा हिसाब से 17 होना चाहिए, तो वहाँ खुद का हिसाब मत चलाना है ना। तो ये ध्यान रखना। आगे देखो, अभी देंगे, टेंशन मत करो, रुक जाओ। बात इसकी आती है, जुगाड़ देख लिया ना, ऐसा सब जानते हो। ये 3 पिन का प्लग टॉप है और ये 2 पिन का है। इसमें तो औंधा सौंधा कैसे लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जुगाड़ अलग है। ये दोनों पिन बराबर है, लंबाई भी बराबर है और मोटाई भी बराबर है। इसमें ये तो है न्यूट्रल की, ये है, क्योंकि इसको पकड़ के यूं करो उल्टी, तो ये दाईं तरफ इधर फेज की होगी और बाईं वाली न्यूट्रल की। लेकिन ध्यान से देखो, क्या इन पिन की अपेक्षा ये पिन मोटी है क्या लंबी है क्या? ये कंपनी पागल तो नहीं है जो मोटी और लंबी बनाई है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, लंबी क्यों बनाई? भैया लंबी इसलिए बनाई जाती है ताकि फेज और न्यूट्रल जो टच हो ना, उससे पहले ये टच हो जाए और हमारा अर्थिंग परिपथ कंप्लीट, ताकि हमारे किसी भी परसेंट यानी 1% भी विद्युत झटका ना लगे। तो मोटी क्यों बनाई? लंबी तो समझ में आ गई, पहले टच हो। मोटी क्यों बनाई? भैया मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रतिरोध होता है वो कटाक्ष क्षेत्रफल के विलोम अनुपाती होता है, यानी मोटे में तो कम होगा और पतले में, तो भाई प्रतिरोध कम होगा तभी तो धारा जल्दी जाएगी। तो इसको मोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रतिरोध क्या हो? कम, ताकि धारा जल्दी से जल्दी कहां चली जाए? जमीन में चली जाए और हमारे किसी भी प्रकार का कोई झटका नहीं लगना चाहिए। सॉकेट से जिस युक्ति के द्वारा सप्लाई लेते हैं प्लग टॉप कहलाता है। यह 2 पिन व 3 पिन प्रकार का होता है। इसमें अर्थ पिन प्रतिरोध कम करने के लिए मोटी बनाई जाती है तथा यह अर्थ परिपथ को अन्य परिपथ की तुलना में पहले पूर्ण करने के लिए लंबी बनाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और सॉकेट के जो प्लग टॉप होते हैं उनकी जो पिन आती है ना, वो हमेशा पीतल की होती है नियम के अनुसार, बाकी कंपनी अलग अलग बना सकती है। यहां पे सीलिंग रोज, अब ये सीलिंग रोज क्या है भाई? पंखा लगा रहता है और पंखे के पास में एक डिब्बी सी रहती है, बस वो डिब्बी ही क्या है? डिब्बी सी ही क्या है? सीलिंग रोज होती है। एक होता है एक्सटेंशन बोर्ड, ऐसा बोर्ड देखा है जिसमें अनेक सारे सॉकेट होते हैं ना, उसे एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं। अब देखो लैंप होल्डर, लैंप होल्डर का मतलब लट्टू का होल्डर जिसमें लट्टू लगाते हैं। तो लैंप होल्डर किसे कहते हैं? यानी वह युक्ति जो लैंप को जकड़ ले और उसको सप्लाई प्रदान करती, तो वो लैंप होल्डर कहलाता। अब लैंप जो होल्ड, अरे आवाज नहीं, लैंप होल्डर को दीप धारक कहते हैं हिंदी में। तो यहां पे लैंप होल्डर के प्रकार देखो कैप के अनुसार। एक होता है बायोनेट कैप लैंप होल्डर। तो ये पूछेगा कि भाई तू बायोनेट है तो तू सीधा सीधा ये बता कितने वाट तक काम करेगा? तो साफ कहता है कि मैं तो 200 वाट तक काम करता हूं। 200 वाट तक की क्षमता के जितने भी लैंप होंगे ना, वो इसमें लगेंगे। अब ये कैसा होता है? तो भैया इसके अंदर 2 तो पिन होती है पीतल की स्प्रिंग युक्त। 10 रुपए का ये आपने होल्डर देखा होगा, होल्डर के अंदर 2 पिन होती है और कभी दबा कर देखा है तो वो दबती भी है, और वो पीतल की होती है तो सप्लाई प्रदान करती है लट्टू को। तो यहाँ पे इसमें 2 पीतल की स्प्रिंग युक्त पिन होती है जो लैंप को सप्लाई प्रदान। अब देखो ये जो बायोनेट है ना, ये 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के आपको याद नहीं रखने, केवल यही याद रखना है बायोनेट। तो बायोनेट में केवल ये लाइन अंडरलाइन करनी है ऊपर की है। यह लैंप 200 यह लैंप होल्डर, ये कट रहा है भैया ना, इसको काट देना ऐसे। यह लैंप होल्डर 200 वाट तक लैंपों के लिए प्रयोग होता है, बस एक ही लाइन करनी है इसमें। अब देखो यहां पे ये जो 4 प्रकार का है, ये कैसा है? पेंडेंट लैंप होल्डर। अरे एक ऐसा होल्डर देखा होगा जिसमें लट्टू लगाकर कहीं भी लटका देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऐसा। कई बार इसमें पलक वाला भी आ जाता है, क्लिप लगा देते हैं। बैटन लैंप होल्डर, ऐसा जो वर्तमान में घरों में लग रहा है ना, वो कौन सा है? बैटन। कौन सा है?
एक होता है एंगल, यानी दीवार पे लग रहा है लेकिन उसकी आगे का भाग एकदम से नीचे झुक रहा है किसी एंगल पे। एक होता है ब्रैकेट लैंप होल्डर, तो ये दीवार पे ऐसे आड़ा टेढ़ा होके यूँ, तो ये अपने बस की बात नहीं है। कभी होटलों में जाओ, कोई डांसिंग रूम में जाओ तो वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये, और ये सारे के सारे 200 वाट तक लगा सकते हैं, यानी ये बायोनेट ही है बस। यहाँ आगे बात करते हैं एडिसन। एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर, ये क्या है? तो अपन देखा होगा कभी रोड लाइटों पर एक लट्टू होता था ऐसे, और ऐसे इसमें चूड़ियां होती है लट्टू में, और इस लट्टू को पकड़ के और होल्डर में यूं कस करके लगाते हैं। तो भाई वो पीछे वाला जो जुगाड़ है उसमें पीछे की तरफ ये एक तो पिन होती है यहाँ, और इसमें इसकी दीवार पर चूड़ियां बनी होगी, तो बस ये होल्डर ही एडिसन स्क्रू कहलाता। तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे कि भाई 200 वाट तक तो पहले ही बुक है, तो 200 से अधिक होगा और 300 तक, 300 और एक इसी का सुधरा हुआ है ये गोलियत एडिसन स्क्रू। देखो एडिसन स्क्रू, ये भी एडिसन, बस एक शब्द अलग से जुड़ गया है इसमें। तो ये 300 से अधिक अपन प्रयोग करते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक होता है लैंप एडोप्टर। अब इसमें क्या होता है लैंप एडोप्टर में, ये क्या से ध्यान नहीं रहना, समझ लो। ये तो है लैंप होल्डर, ठीक है, इसमें सीधा लट्टू लगा देते हैं तो जल जाएगा जलने को तो। लेकिन हम कहते हैं यार मैं सप्लाई भी लेना चाहता हूँ यहाँ से, तो एक छोटा होल्डर और आता है, तो पीछे का भाग तो ये इसकी लट्टू की तरह है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको पकड़ के इसमें लगा देते हैं और आगे से होल्डर की तरह अब लट्टू इसमें लग जाएगा और यहाँ पे क्लिप लग जाती है। तो ऐसा आता है ये लैंप एडोप्टर। एक होता है नियॉन इंडिकेटर, बोर्ड के अंदर छोटा सा लाल सा लट्टू होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, और कितने वाट का होता है, 0.5 वाट, आधा वाट का। तो आपसे पूछ ले नियॉन इंडिकेटर कहाँ लगाते हैं, तो कंट्रोल बोर्ड में लगाते हैं। यह विद्युत की सूचना देता है कि भाई विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही। अपन देख के अरे यार ये लट्टू को विद्युत को आ रही, लाइट को आ रही, कहते हैं कि नहीं कहते। तो यानी विद्युत की क्या देता है ये सूचना। यहाँ पे इस चीज को ये समझो, ये पॉइंट काफी अच्छा है। एक है आपका कौन सा परिपथ और एक तरफ कौन सा है, डीसी परिपथ कह दो या 3 फेज कोर केबल कह दो। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, एसी परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगल फेज होता है और एक 3 फेज। सिंगल फेज में अधिकतम 3 तार होते हैं, 1 2 और 3। एक होता है फेज, फेज यानी P यानी प्लस, और प्लस जो फेज का तार होता है वो कौन से रंग का। फिर होता है एक न्यूट्रल यानी N, कौन से रंग का, और अर्थिंग होता है वो कौन से रंग का। तो सिंगल फेज में फेज का रंग, न्यूट्रल का, अर्थिंग का। अब बारी आती है 3 फेज में, तो भाई 3 फेज में भी फेज न्यूट्रल अर्थी होता है, लेकिन जो फेज होते हैं ना वो 3 होते हैं। तो एक तो होता है लाल, पीला, नीला, और इन शॉर्ट में कहते हैं इसको RYB। तो अपने भारत के अंदर RYB प्रणाली चलती है। फिर आता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का रंग और अर्थिंग का हरा होता है। तो यहां पे इसमें न्यूट्रल काला तो इसमें भी काला, इसमें अर्थ हरा तो इसमें भी हरा, कोई दिक्कत। अब इधर आ जाओ, डीसी परिपथ पूछ ले या 3 कोर केबल पूछ लेना, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना, 3 कोर केबल के अंदर फेज का रंग कैसा होगा, फेज का रंग न्यूट्रल का, अर्थिंग का। तो अर्थिंग का तो याद ही नहीं रखना, अर्थिंग का तो चाहे सिंगल हो, चाहे 3 हो, एसी हो, डीसी हो, कुछ भी हो, सब में हरा ही हरा ठोको। बस फेज का कौन सा होगा और न्यूट्रल का ये आपके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें एक बार क्वेश्चन आया था, तो वहां पे न्यूट्रल को नीला माना गया है 3 कोर केबल के अंदर। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं तो ये देख लो थोड़ा सा। और यहाँ पे आपका जो परिपथ होता है वो लगभग दी एंड की ओर है। तो यहाँ पे निम्न में से यहाँ पे 2 वे युक्ति है, तो भाई ये शब्द क्या लिखा 2 वे। अब यहाँ कोई स्विच शब्द नहीं दिया ना, जबकि हमको ये पता है कि 2 वे क्या है, स्विच है, और स्विच है तो यहाँ ऑप्शन दे दिया इस प्रकार से। तो कौन सी युक्ति है, बैटरी एक प्रकार की युक्ति है, ऑप्शन देखो।
तो बैटरी से क्या लेते हैं, सप्लाई। तो बोलो सप्लाई युक्ति होगी कि नहीं होगी। रिले है, फ्यूज है, एमसीबी किस प्रकार की युक्ति है, तो बोलो सुरक्षा युक्ति होगी कि नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं।